दोस्तों, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि आप स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यकीन कर रहा था, हर एक इतना मजबूत था कि सेना के तथाकथित अभिजात वर्ग को ग्रहण कर सके। कप्तान की सांसें रुक गईं, ठंडा आतंक उसकी नसों में फैल गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तक रेंग रहा था। वह आखिरकार समझ गया, यदि सम्राट और एक ऐसा चाहते तो वह एक रात में पूरे मैनहट्टन सेना को अस्तित्व से मिटा सकता था। उनके अभी भी जीवित रहने का एकमात्र कारण यह था कि औरिक ने अभी तक उन्हें अपने शिकार के रूप में नहीं चुना था। अर्र! निराशा में डूबकर कप्तान जानवर की तरह चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी लड़ाई की कुल्हाड़ी में डाल दी, उसे प्रकाश और छाया से बुने हुए निकटतम हत्यारे की ओर घुमाया। लेकिन परिणाम अपरिहार्य था, खंजर का तूफान उसके शरीर में घुस गया। दर्जनों ब्लेड गहरे डूब गए, जिससे वह पहचान से परे हो गया। सेना की हंसी और अहंकार चीखों और खून के समुद्र में डूब गया। कहीं और हायरुल युद्ध अकादमी के खंडहरों पर सन्नाटा छा गया। जो कभी एक राजसी परिसर था, एरेंडोर सिटी का एक गहना चला गया था। इसके स्थान पर एक विशाल गड्ढा जम्हाए ले रहा था। काली मिट्टी अजीब कांच में क्रिस्टलीकृत हो गई थी, जो अभी भी काले धुएं की कैंडल छोड़ रही थी। गर्वित अकादमी, जो कभी प्रोफेसरों, छात्रों और महान प्रतिष्ठा से भरी हुई थी, अब नहीं रही। एक ही घंटे में ये बर्बादी और मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना था, सभी क्योंकि उन्होंने युवा सम्राट के खिलाफ खड़े होने का साहस किया था। और उस बर्बादी में दुनिया को आखिरकार एहसास हुआ, औरिक को कम करके नहीं आंका जाना था। अभी नहीं, फिर कभी नहीं। हायरुल युद्ध अकादमी के खंडहरों पर पिच ब्लैक कवच पहने 10 आकृतियां धीरे धीरे तबाही में आगे बढ़ी। ये डूम्सडे वॉरियर्स थे, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वे खुश नहीं हुए, वे बस अपने कार्यों को यांत्रिक सटीकता के साथ करते थे, जैसे निर्णय के ठंडे उपकरण अंतिम सफाई करते हैं। उनमें से एक टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा। टूटे हुए पत्थर में एक जटिल जादुई सन्नी थी, इसके रंग सुस्त ऊर्जा के साथ हल्की से टिमटिमा रहे थे। योद्धा ने कोई हथियार नहीं उठाया, इसके बजाय उसने शांति से अपनी गॉन्टलेट हथेली को सन्नी की सतह पर दबाया। कोई हिंसक विस्फोट नहीं हुआ। like.freewebnovel.com की कोई चमकदार चमक नहीं, जटिल प्रतीक बस मुरझा गए, मिटा दिए गए, जैसे कि एक अदृश्य इरेजर द्वारा साफ कर दिया गया हो। हवा में एक हल्की सी जलती हुई आवाज फुसफुसाई। एक बार लचीले रंग विकृत हो गए, सुस्त हो गए और विघटित हो गए, जब तक कि धूल में लौटने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनके लिए ऐसे अवशेषों को नष्ट करना मकड़ी के जाले को ब्रश करने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऊपर विनाश के तूफानी बादल पहले ही छंट चुके थे, आगे बिजली गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्ञान का गौरवशाली मंदिर जो सदियों से खड़ा था, अब मलबे में तब्दील हो गया था, इतिहास की धूल में मिट गया था। जो कभी एक भव्य व्याख्यान कक्ष था, उसके टूटे हुए स्तंभ के पीछे प्रिंसिपल एवरेज झुक गया। उसकी छाती उबड़ खाबड़ सांसों से भर गई। उनके कार्यालय के शानदार वस्त्र, जो कभी प्राचीन और उज्जवल थे, अब फटे हुए चिथड़े थे, धूल से सना हुआ और सूखे खून से सजे हुए थे। एक मजबूत आदमी की शांत गरिमा और कमांडिंग आभा चली गई। जो बचा था वह पतन के कगार पर एक उत्तरजीवी का कांपना, दयनीय रूप था। उसके दिमाग में दर्जनों शक्तिशाली मंत्र सहज रूप से चमकते थे। उनके भंडारण स्थान के भीतर अभी भी कई जागृति उपकरण हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी भी पावर हाउस को लालची बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथों के लिए अनियंत्रित रूप से काम रहा था। वह सबसे सरल रहस्यमय ऊर्जा को संघनित करने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित भी नहीं कर सका। वह फिर से उन काले बख्तरबंद योद्धाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बैंगनी गड़गड़ाहट जो उसने पहले झेली थी, उसने न केवल उसके शरीर पर घाव छोड़ दिए थे, बल्कि उसकी आत्मा में गहरे निशान भी अंकित किए थे। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह एक उच्च कानून था, एक ऐसी शक्ति जिसने उनके सबसे गौरवपूर्ण ज्ञान की नींव का मजाक उड़ाया और मिटा दिया। एक वसीयत जो वह समझती थी उसे अर्थहीन बनाने में सक्षम थी, जिससे ऊर्जा को कुछ भी नहीं रह गया। उस शक्ति ने उसे छोटा महसूस कराया, इतना छोटा कि वह एक तूफान के नीचे एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। और तब जैसे ही उसकी आत्मा डगमगाई, 10 डूम्सडे वॉरियर्स पूर्ण एक साथ रुक गए। उनकी हरकतें जम गईं, उनके पतवार ऑब्सीडियन की तरह अंधेरे टूटे हुए खंभे की ओर एक साथ मुड़ गए जहां वह छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया अपनी सांस पकड़ रही है। एक क्षण बाद उन्होंने अपनी बाहें उठाईं। युद्ध की कोई गर्जना नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, कोई युद्ध का रोना नहीं था, केवल बख्तरबंद हथेलियों को चुपचाप उठाना। प्रत्येक गॉन्टलेट से विनाशकारी बिजली का एक बोल्ट फट गया। बोल्ट सीधे नहीं लगे, इसके बजाय वे एक दूसरे से जुड़े, हवा में एक साथ बुनते हुए, एक विशाल और जटिल ग्रिड में जुड़ते हुए। चाप भड़क उठे, बैंगनी धाराएं पागलों की तरह चटक रही थी, इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अंतरिक्ष के ताने बाने में सूक्ष्म दरारें डाल दी। और फिर चाल नीचे उतरा, सीधे एवरेट की ओर गिरते हुए। उसकी घातक रोशनी उसे पूरी तरह से ढक लेती है। ये दृश्य अनदेखा नहीं हुआ। एरेंडर सिटी के छिपे हुए कोनों से अनगिनत जोड़ी आंखें देखी। निजी आंगन में जहां कभी पुरुषों ने शांत अहंकार के साथ कॉफी की चुस्की ली थी, अब सन्नाटा छा गया था। कप ठंडे हो गए थे। एक छायादार आकृति फुसफुसाई, उसकी आवाज रेत की तरह सूखी। वे लड़ नहीं रहे हैं, वे उसे अपमानित कर रहे हैं। एवरेट, निकट मास्टर रैंक का एक व्यक्ति, जिसका ज्ञान स्वर तक पहुंचा और पृथ्वी को छेद दिया। और फिर भी उसे देखो, उसके पास अब विरोध करने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। एक और आकृति ने अंत में बात की, उसका स्वर विस्मय और भय से भारी था। यह विनाशकारी बिजली की भयावहता है। ये केवल आपके शरीर को कुचलता नहीं है, यह आपकी आत्मा को तोड़ता है। उसे देखो एवरेट, मास्टर के पद से आधा कदम, अब इसे कम कर दिया गया है। वह सम्राट और एक, उसके तरीके ठंडे, क्रूर, हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लोहार की दुकान में बूढ़े कारीगर ने अपने हथौड़े को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके पांव सफेद हो गए। उसने अपना सिर पीछे झुका लिया, दीवारों और छतों के माध्यम से दूर के खंडहरों की ओर घूरते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से अपने शिकार के चारों ओर सिकुड़ते हुए विशाल बिजली के जाल को देख सकता था। विनाश के नाम पर वह निर्णय पारित करता है। उसकी आवाज कांपू थी, न केवल सदमे के साथ बल्कि श्रद्धा के साथ भी। ये शक्ति, ये कभी भी नश्वर लोगों का नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही था। एरेंडर सिटी के हर कोने में निगाहें शाही महल की ओर मुड़ गईं। अब संदेह से भरा नहीं है, अब संदेह से भरा नहीं है, लेकिन डर के साथ और विस्मय। महल की ऊंची दीवारों पर और एक गर्व से खड़ा था, हवा उसके लबादे को खींच रही थी। उसने दूर से देखा, जहां अकादमी के खंडहरों से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसके होठों पर एक फीकी, संतुष्ट मुस्कान थी। गड़गड़ाहट की शक्ति ठीक वैसा ही प्रभाव हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। बिजली केवल एक अभिव्यक्ति थी, विनाश की शक्ति की सबसे प्रत्यक्ष, सबसे भव्य अभिव्यक्ति। अन्य तरीके थे, अधिक सूक्ष्म, अधिक उत्तम। वह दुश्मन के किले के नीचे की जमीन को तब तक हिला सकता था जब तक कि वह भीतर से ढह न जाए।
वह अंतरिक्ष के एक टुकड़े को ही फाड़ सकता था, अपने दुश्मनों को शून्य में निगल सकता था। और यह केवल शुरुआत थी। डूम्सडे वॉरियर्स की संख्या 800। ये संख्या ऑरिक के विचारों में एक झिलमिलाते काउंटर की तरह उभर आई। उसके भीतर एक रोमांच दौड़ गया। उनकी वृद्धि उनकी भविष्यवाणी से कहीं अधिक तेज थी, और उनकी ताकत हर उम्मीद से बढ़कर थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कल्पना कर सकता था, जब उसकी कमान 10,000 या उससे भी अधिक हो गई, वह युद्ध क्षेत्र किस तरह का तमाशा होगा। हजारों की सेनाएं चार्ज कर रही हैं। अंतरिक्ष ढहने से पहले अर्थहीन किले, दीवारें, गढ़ विनाशकारी गड़गड़ाहट के तूफानों के नीचे धूल में ढह गया। ये युद्ध होगा पुरुषों का नहीं, लेकिन देवताओं का। खंडहरों के किनारे पर वापस अराजकता फैल गई। एवरेट को बिजली के जाल में फंसा देखकर कई जीवित प्रोफेसरों ने अपना अंतिम भ्रम खो दिया। दहशत ने उन्हें पकड़ लिया। वे तितर बितर हो गए, गरिमा और व्यवस्था को त्याग कर हर दिशा में भाग गए। लेकिन टूटे हुए हॉल की छाया में, जहां हवा मुड़ी हुई रोशनी से झिलमिलाती थी, अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दी। मौलिक हत्यारे। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, क्योंकि वे बिखरे हुए शिकार को देख रहे थे। उनके बीच चुपचाप आदेश पारित हो गए। अधिकांश भयभीत प्रोफेसर अकेले रह गए थे। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई खतरा नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जो लोग कभी सार्वजनिक चौक पर खड़े थे, जिन्होंने एक बार और एक के खिलाफ सबसे जोरदार आवाज उठाई थी, उनके लिए कोई रहम नहीं होगा। मूक आकृतियां समूह से फिसल गईं, खून बहने वाले शिकार के बाद भेड़ियों की तरह अपनी खदान का पीछा कर रही थी। फिर भी हत्यारों की मुख्य शक्ति खंडहरों के केंद्र पर टिकी रही। उनका असली काम स्पष्ट था। निकट मास्टर रैंक के प्रिंसिपल एवरेट को किसी भी परिस्थिति में भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उसे मारना आसान नहीं होगा, उसे घायल करना आसान था, लेकिन इस तरह के कैलिबर के आदमी को सीधे तौर पर मार डालना, इसके लिए सटीकता, धैर्य और भारी बल की आवश्यकता होगी। बिजली के जाल के भीतर एवरेट इसे महसूस कर सकता था। उसकी त्वचा शक्ति के आवारा चापों से जल गई। मौत की छाया पहले से कहीं ज्यादा करीब दब गई। जीवित रहने की मौलिक प्रवृत्ति बढ़ गई। अंत में इसने डर के पक्षाघात पर काबू पा लिया। वह जानता था, यही रहो और वह मर जाएगा। एक हताश रोने के साथ उसने अपनी जीभ को काटा। तीखा दर्द ने उसके दिमाग में सबसे संक्षिप्त क्षण के लिए स्पष्टता को मजबूर कर दिया। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता। उसके भीतर विचार चिल्लाया, मुझे बचना चाहिए। और एक बार जब विचार ने जड़ें जमा ली, तो लड़ने की बची हुई सभी इच्छा शक्ति ढह गई। क्योंकि वह जानता था, और एक के हाथ में न केवल इन काले बख्तरबंद योद्धाओं को पकड़ा गया था, कहीं छाया में हत्यारे भी छिपे हुए थे। वे हत्यारे जिन्होंने अनदेखी को मारा, जिनके खंजर से कोई जीवित नहीं बचा। वह दोनों से कैसे लड़ सकता है? नहीं, केवल एक ही विकल्प बचा था, चलाना। इसी समय राइस के दिल में उथल पुथल मच गई। दुख, गहरा, कड़वा, घुट रहा अफसोस। यदि केवल वह और एक के साथ बाहर नहीं हुआ होता, तो हायरुल युद्ध अकादमी अभी भी पूरे साम्राज्य में सबसे उच्च संस्थानों में से एक के रूप में खड़ी होती। अकादमी के छात्रों ने शाही सरकार में अनगिनत आधिकारिक पदों को भर दिया। उनका प्रभाव अटूट था, और स्वयं प्रिंसिपल के रूप में वह अंतहीन लाभ, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करना जारी रखता। लेकिन क्योंकि वह और एक के साथ भिड़ गया था, क्योंकि उसने खुले तौर पर उसका विरोध करने का फैसला किया था, सब कुछ बदल गया था। अब अकादमी और सम्राट कट्टर दुश्मन के रूप में खड़े थे, और इससे भी बदतर वह खुद एक मोहरा बन गया था, जिसका इस संघर्ष में दूसरों ने शोषण किया था। एहसास ने उसे कुतर दिया, उसकी छाती को जहरीले दर्द से भर दिया। उसे इसका इतना पछतावा हुआ, उसकी हिम्मत मुड़ गई, जैसे कि वे क्षय के साथ हरे हो रहे हों। और फिर भी राइस ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने 200 से अधिक वर्षों तक हायरुल युद्ध अकादमी के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। उसकी नजर में और एक लड़के के अलावा और कुछ नहीं था, जो अभी भी कानों के पीछे गिला था। उसका अभिमान उसे कभी भी बच्चे के सामने घुटने टेकने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा क्या माफी मांगने से अब कुछ हल भी हो जाएगा? क्या नर्म शब्द इस खून से सनी दरार को ठीक करेंगे? यह विचार ही हास्यास्पद था। उसने अपनी टकटकी इधर उधर डाली। जहां कभी महान व्याख्यान कक्ष और भव्य कक्षाएं थी, अब केवल मलबे और टूटी हुई दीवारें पड़ी हैं। शर्मिंदा करना, अपयश कराना, ये कल्पना से परे पैमाने पर अपमान था। राइस ने अपना जबड़ा भींच लिया। अगर वह पहले ही इतनी दूर आ चुका होता, तो केवल एक ही रास्ता बचा था। वह अंधेरे में आगे बढ़ता था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए उसने एक सांस ली और दहाड़ते हुए कहा। खंडहरों में आवाज आई, और एक, तुम बवुआ हो जिसने अभी तक अपने पंख भी नहीं उगाए हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अकेले वध आपको एक साम्राज्य पर प्रभुत्व प्रदान कर सकता है? यह आप ही थे जिन्होंने क्रॉसब्रिज साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। आप इसकी कब्र खोदने वाले हैं। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि यह साम्राज्य तुम्हारे चारों ओर बह जाता है, और तुम स्वयं इसके खंडहरों के नीचे दबे हो। शब्द हथौड़े के वार की तरह गूंज उठे। वे भयंकर, अधिक लग रहे थे, लेकिन हर कोई जिसने उन्हें सुना, वो सच्चाई जानता था। ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं था। खाली शाप शून्य में थूक देते हैं, और शाप ने कभी किसी आदमी की जान नहीं बचाई। यदि शाप वास्तव में सत्ता में थे, तो दुनिया के आधे महान गुट अब तक राख में बदल चुके होते। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। महान प्रिंसिपल एवरेट राइस समाप्त हो गया था, और अंदर की गहराई में राइस खुद भी इसे जानता था। अब उस पर डर छा गया था। क्रॉसब्रिज एम्पायर की शाखा अकादमी के प्रमुख के रूप में उन्हें मुख्य अकादमी से सहायता मांगने का अधिकार होना चाहिए था। सामान्य परिस्थितियों में जब एक शाखा को विनाश का सामना करना पड़ता था, तो सुदृढ़ीकरण बिना किसी असफलता के आ जाता था। फिर भी अब शाखा को बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन कोई समर्थन नहीं आया था। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इस सवाल ने उसकी अभिव्यक्ति को और गहरा कर दिया। कुछ गड़बड़ थी, कहीं न कहीं, किसी तरह। जिस सहायता की उसे उम्मीद थी, वह अमल में नहीं आ पाई थी। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, अज्ञात कारणों से मुख्यालय ने उसे छोड़ दिया था। मुझे क्या करना? उसके विचार अराजकता में घूम गए। उसके पास अभी भी अपना जागृति उपकरण था, अथाह मूल्य का खजाना, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। क्या वह वास्तव में अपने जीवन के साथ भागने के लिए इतनी अमूल्य वस्तु को बर्बाद कर सकता है? वह उसे बचाने के लिए मुख्य अकादमी के समर्थन पर भरोसा कर रहा था, ताकि वह जागृति उपकरण को जमा कर सके, इसे सुरक्षित रख सके, इसे अछूता रख सके। पर अब जमीन हिल गई। 10 डूम्सडे वॉरियर्स फिर से आगे बढ़े। उनके गॉन्टलेट से बिजली के बोल फट गए, घातक चमक से जल रहे थे। ऊपर तूफान के बादल एक बार फिर इकट्ठा होने के कारण आकाश में अंधेरा छा गया। राइस का पेट गिर गया। वो समझ गया, वे केवल उसे दंडित नहीं कर रहे थे, वे उसे मारना चाहते थे। अगर उसने और देरी की तो कोई मौका नहीं बचेगा। अपनी रगों में उबलते हताशा के साथ उसने अपना निर्णय लिया। उसका हाथ उसके वस्त्रों पर चला गया। उसने एक जलती हुई लाल रंग की कलम को आगे बढ़ाया, जो एक जलते हुए पंख के आकार का था। दुनिया प्रज्वलित हो गई। एक पल में पूरा आकाश लाल रंग की लौ से जगमगा उठा। स्वर्गीय आग नीचे की ओर गिर गई। अकादमी के खंडहरों को जला दिया, विशाल नरक को प्रज्वलित कर दिया, जिसने दृष्टि में सब कुछ भस्म कर दिया।
देखने वाले गुटों में हौंफने लगे, क्योंकि किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। राइस ने फीनिक्स पंथ को उजागर किया था, किंवदंती का अवशेष। फीनिक्स सबसे प्रसिद्ध पौराणिक जानवरों में से एक, यहाँ तक कि जादुई प्राणियों के बीच भी एक प्राणी जिसे सर्वोच्च माना जाता है। और यहाँ एक हताश आदमी की हथेली में उसके पंखों में से एक था जो अटूट आग से जल रहा था। अब देखने वाली शक्तियों ने उस दर्दनाक रूप को समझ लिया जो उन्होंने पहले राइस के चेहरे पर देखा था। बेशक कौन कभी स्वेच्छा से इस तरह के खजाने के साथ भाग लेगा। जैसे ही आग की बारिश हुई और खंडहर तेज हो गए, राइस मुड़ा और पश्चिम की ओर भाग गया। उनकी आधे कदम वाली मास्टर रैंक की ताकत एक प्रकाश स्तंभ की तरह धधक उठी। साधारण योद्धा उसे रोकने की कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। हालांकि देखने वाले गुटों के लिए ये ताकत के रूप में प्रकट नहीं हुआ, ये डर के रूप में दिखाई दिया, ये हताशा के रूप में दिखाई दिया, और सबसे बढ़कर इसने और एक की सेना के सच्चे आतंक को उजागर किया। राइस मास्टर रैंक में आधा कदम था, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी महान गुट के चरम पर खड़ा होगा। और फिर भी यहाँ वह था, औरक के 10 सैनिकों द्वारा चूहे की तरह पीछा किया गया था। सैनिक, नायक नहीं, स्वामी नहीं, सैनिकों, अपने सबसे बड़े खजाने को जलाने के लिए मजबूर किया गया फीनिक्स पंथ सिर्फ जीवित रहने के लिए। यदि यह एक निकट मास्टर रैंक पावर हाउस की दुर्दशा थी, फिर और एक के डूम्सडे वॉरियर्स कितने शक्तिशाली थे। आग के तूफान और राइस की हताश गति के कारण डूम्सडे वॉरियर्स ने आगे का पीछा नहीं किया। यहाँ तक कि छाया में छिपे मौलिक हथियारों ने भी परहेज किया। उनके ब्लेड घातक थे, लेकिन उनकी ताकत मास्टर रैंक से बहुत कम थी। और जब इस तरह के कैलिबर का एक आदमी भागने के लिए अपना दिल सेट करता है, तो एक सच्चे गुरु से कम कुछ भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। लड़ाई हो चुकी थी, धीरे धीरे काले तूफानी बादल टूट गए। युगों की तरह महसूस होने वाली पहली बार सूरज की रोशनी लौट आई, जिससे जमीन गर्मी में बह गई। लेकिन अकादमी के खंडहरों में गर्मी नहीं थी, केवल डर और आतंक की गूंज। आकाश को विभाजित करने वाली बैंगनी गड़गड़ाहट भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन उसकी विनाशकारी इच्छा की स्मृति हर दिल में उकेरी हुई रही। और फिर भी एक सवाल उन सभी को परेशान कर रहा था, इन डूम्सडे योद्धाओं मात्र सैनिकों ने इस तरह की बिजली गिरने की शक्ति कैसे हासिल की थी। रहस्य ने हर देखने वाली शक्ति को परेशान कर दिया। इस बीच एरेंडोर शहर के भीतर एक एकांत कक्ष में एक और सभा चल रही थी। आकृतियों का एक समूह, सभी बैंगनी वस्त्र पहने हुए, एक साथ बैठे थे। उनकी छाती पर एक प्रतीक चमक रहा था, एक वज्र। ये एक विशेष पंथ के जागरण करने वाले थे। वे वफादार विश्वासी थे जो इस धारणा से चिपके हुए थे कि क्षमताएं कोई और नहीं बल्कि जादू की प्राचीन कला थी। उनके विचारों को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अधिकांश ने उन्हें संघ की, यहाँ तक कि मूर्ख के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि क्षमताएं क्या थीं। क्षमताएं एक योद्धा के शरीर को उसके आकार से 10 गुना बढ़ा सकती हैं, उनकी ताकत को 100 गुना बढ़ा सकती हैं। जादू का कोई ज्ञात रूप ऐसा नहीं कर सका। और फिर भी इस जिद्दी गुट ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षमताएं और जादू एक ही थे, और उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन यूनियन ऑफ मैजिक का गठन भी किया था। थंडर गिल्ड ऐसा ही एक सदस्य था। अब उनके मीटिंग हॉल के अंदर तनाव भारी था। गिल्ड के अध्यक्ष, गहरे बैंगनी बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अध्यक्षता की। उसके बालों को रंगा नहीं गया था, यह उसके शरीर में बिजली को चैनल करने के वर्षों में बदल गया था। उसका सार उसकी भक्ति से आकार लिया गया था। ये थंडर गिल्ड के भीतर लोकप्रिय एक प्रथा थी, जैसा कि समान रूप से प्रसिद्ध केश विन्यास था जो बार बार बिजली के बोल्ट से टकराने के साथ आया था। उसने गंभीरता से अपनी आवाज उठाई। आप सभी ने इसे अभी महसूस किया, वो गड़गड़ाहट, वो संहार करने वाली शक्ति। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अन्य लोग चुप हो गए, विचारशील भौहें उनके चेहरे पर हावी हो गई। वे गड़गड़ाहट के विशेषज्ञ थे, इसकी हर दरार से परिचित थे। और फिर भी जो गड़गड़ाहट पहले गिरी थी वह गड़गड़ाहट नहीं थी जिसे वे जानते थे। ये कुछ और था, कुछ उच्चतर, कुछ ऐसा जिसे वे केवल सेलेस्टियल थंडर के रूप में वर्णित कर सकते थे। सेलेस्टियल थंडर हमेशा अपनी बेकाबू क्रूरता के लिए जाना जाता था। आज तक ये थंडर गिल्ड की आम सहमति थी। वास्तव में साम्राज्य के लगभग हर विद्वान की सेलेस्टियल थंडर को नश्वर हाथों से नहीं चलाया जा सकता था। ये देवताओं का क्षेत्र था, मनुष्यों का नहीं। लेकिन आज उस समझ को पूरी तरह से उलट दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो गड़गड़ाहट देखी थी वह स्वर्ग से धधक रही थी। उसे देवताओं ने नहीं बल्कि और एक के अपने सैनिकों द्वारा बुलाया गया था। वे भयानक काले बख्तरबंद योद्धा जिन्हें डूम्सडे वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। आकाशीय गड़गड़ाहट सैनिकों द्वारा चलाया जाता है। इस विचार ने जादू के सभी नियमों की अवहेलना की। एक लंबे क्षण के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य मौन हो गया था, उनके विचार अव्यवस्थित हो गए थे। गिल्ड के अध्यक्ष, अपने शरीर में बिजली को चैनल करने के वर्षों से स्थायी रूप से बैंगनी रंग के बालों के साथ बुजुर्ग, आखिरकार चुप्पी तोड़ा। कुछ देर सोचने के बाद वह गहरी स्थिर आवाज में बोला, ऐसा लगता है कि हम सभी ने महामहिम और एक को कम करके आंका है। ये युवा सम्राट अपनी गहराई को अच्छी तरह से छुपाता है। बहुत अच्छा। कहीं और एरेंडर सिटी की एक शांत कॉफी शॉप में एक लड़का और लड़की एक दूसरे के सामने बैठे थे। भुनी हुई फलियों की सुगंध ने हवा को भर दिया। कैफे शहर के अपने प्रसिद्ध मिश्रण की सेवा कर रहा था। उन्होंने धीरे धीरे घूंट लिया, आकस्मिक सहजता से बातें कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि और एक के पास ऐसे भयावह तरीके हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे सभी तथाकथित महान गुट अपनी बुद्धि से डर गए होंगे। लड़की ने सिर हिलाया, उसके सुनहरे बालों ने खिड़की से सूरज की रोशनी को पकड़ा। गर्म और चमकदार चमक रहा था। वास्तव में मैं पहले से ही उनके घबराए हुए चेहरों की कल्पना कर सकता हूँ, उनके हास्यास्पद भ्रम। हाँ, काश मैं इसे खुद देख पाता। ये सबसे मनोरंजक होगा। लड़का मुस्कुराया और शाही महल की दिशा की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई थी। मेरा मानना है कि हमें इस युवा सम्राट से मिलने का अवसर तलाशना चाहिए, उसे व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए। इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली आदमी, यह एक सच्चा नुकसान होगा कि ऐसा न हो। लड़की उत्साह से सिर हिलाते हुए आसानी से सहमत हो गई, लेकिन दोनों को सच्चाई का पता था। साम्राज्य की चमकदार दीवारों के पीछे चीजें बहुत विशाल थीं, जो और एक के लिए भी समझ नहीं पा रही थी। अब भी शायद उसे पता नहीं था कि उसका क्या इंतजार है। उसके रास्ते में कौन सा भयानक अस्तित्व मंडरा रहा था। हाउस कैशर की संपत्ति में हॉल के माध्यम से राहत बह गई। यूल ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी छाती से तनाव कम हो गया, और अन्य बुजुर्गों ने श्रव्य आहें भरते हुए उसका अनुसरण किया। उन्हें डर था कि साम्राज्य और युद्ध अकादमी के बीच संघर्ष और एक की छिपी हुई शक्तियों को समय से पहले उजागर कर देगा। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि गर्वित संस्था को पूरी तरह से कुचलने के लिए केवल 10 डूम्सडे वॉरियर्स की आवश्यकता होगी। और एक वास्तव में महान दृष्टि का शासक है, एक बुजुर्ग ने प्रशंसा के साथ कहा। सच में ये हमारी अदूरदर्शिता थी। हम उनकी असली ताकत देखने में नाकाम रहे, और अपने दिलों में वे सभी जानते थे डूम्सडे वॉरियर्स इसका केवल एक हिस्सा थे। वास्तव में ये पहली बार था जब उन्होंने स्वयं इन योद्धाओं को देखा था। और क्या ये वास्तव में केवल 10 था? कोई नहीं कह सकता था। क्या होगा अगर 100 थे? क्या होगा अगर 1000? तब सम्राट के हाथ में किस तरह की भयानक शक्ति छिपी थी?
एरेंडोर सिटी में हरगुट ने अपने रुख को फिर से तोला। यहाँ तक कि ब्लैक पर्ल होटल, जो लंबे समय से ताकतों के बीच पैंतरेबाजी करने का आदी था, अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने जो पुरस्कार मांगा वह उनकी समझ से परे था, और एक जैसे सम्राट के साथ उस पर अधीनता नहीं थोपी जाएगी। अगर कुछ भी हो तो यह वे थे जिन्हें अपना सिर झुकाने पर विचार करना होगा। क्या वे उपज देना चुनेंगे? और फिर खबर आई, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रत्येक गुट की गढ़ को एक ही शाही फरमान प्राप्त हुआ। समय अलौकिक था, संदेश परेशान करने वाला था। अब क्यों, ठीक इसी समय आदेश क्यों जारी करें? और इस तरह के आदेश में संभवतः क्या हो सकता है? हाउस टैशर में शाही दूतों द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिक्री दी गई थी। परिवार ने इसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया। आखिरकार ये सम्राट न केवल उनका संप्रभु था, बल्कि उनका भावी दामाद था। यूल ने सीधे सैनिक को संबोधित किया, उसका स्वर गंभीर और श्रद्धापूर्ण था। महामहिम ने कौन सा आदेश जारी किया है? इस बीच ब्लैक पर्ल होटल की ऊंची दीवारों के बाहर अराजकता फैल गई। काले बख्तरबंद सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी ने इमारत को हर तरफ से घेर लिया था। उनका गठन कड़ा था, उनकी सतर्कता पूर्ण थी। ये आम सैनिक नहीं थे, वे साम्राज्य के सच्चे अभिजात वर्ग, शाही परिवार के अपने थे। अंदर स्टाफ के सदस्यों ने भयभीत निगाहों का आदान प्रदान किया, उनके चेहरे पर चिंता अंकित हो गई। उन्होंने सैनिकों को तुरंत पहचान लिया, और उनकी उपस्थिति का केवल एक ही मतलब हो सकता है, परेशानी। होटल के इंटीरियर से इसके कई शक्तिशाली अनुचर आगे बढ़े, यहाँ तक कि ब्रूनो, इसके प्रमुख आंकड़ों में से एक, ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत था। इसलिए वह सैनिकों का सामना करने के लिए बाहर चला गया। उसके सामने एक आदमी घोड़े की पीठ पर बैठा था, पूरी तरह से बख्तरबंद, कमांडिंग, फिर भी पूरी तरह से अपरिचित नहीं। उसने इस आदमी को पहले भी देखा था। पिप्पिन, शाही सेना का एक कमांडर। कमांडर पिप्पिन, ब्रूनो ने सावधानी से शुरू किया। इसका क्या अर्थ है? क्या ब्लैक पर्ल होटल ने साम्राज्य के कानूनों को तोड़ा है? हमें इतना क्यों घेर ले? पिप्पिन अपने युद्ध के घोड़े पर सवार होकर पत्थर की नक्काशी की अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। ये काम उसे सौंपा गया था, ब्लैक पर्ल होटल से निपटने के लिए। सबसे पहले वो अनिच्छुक था। असाइनमेंट ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में जलते हुए कोयले को दबाया गया हो। लेकिन तब गया ने उसे और एक की व्यक्तिगत कमान के साथ प्रस्तुत किया था, और इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई इनकार नहीं था। हालांकि पिप्पिन शाही दरबार का आंख बंद करके पालन करने वालों में से नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वह कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे कार्य करना है कि वह आने वाले हिसाब से शुद्ध होने वालों में से नहीं होगा, और इसलिए ब्लैक पर्ल होटल उनका अवसर बन गया। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर ब्रूनो को ठंडी निगाह से ठीक किया। ब्रूनो, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या ब्लैक पर्ल होटल ने अपने हाथ बहुत दूर तक फैलाए हैं? क्या आपने वास्तव में युद्ध अकादमी के विद्रोहियों को गुप्त रूप से वित्त पोषित करने के बारे में सोचा था? क्या आप साम्राज्य के खिलाफ ही विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं? शब्द गड़गड़ाहट की तरह मारे गए। ब्रूनो के चेहरे पर खून बह गया, ठंडे पसीने से उसकी भौं चुभ गई। विद्रोहियों को वित्त पोषित करना, उसका दिल दहशत में डूब गया। आज से पहले उन्होंने औरत के लिए केवल एक सावधान सम्मान रखा था, लेकिन हायरूल युद्ध अकादमी के भाग्य को देखने के बाद वह अब समझ गया। औरत के तरीके किसी भी चीज से कहीं अधिक थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ब्लैक पर्ल होटल के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसका विरोध कर सके। जवाब देने की कोशिश करते ही उसकी आवाज कांप उठी। कमांडर पिप्पिन, ये कुछ गलती होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि हमें फंसाया गया है। वर्तमान जलवायु अराजक है और लेकिन उनकी बातें लड़खड़ा गईं, क्योंकि उसने पिप्पिन को हाथ उठाते हुए देखा, और इशारे पर युद्ध अकादमी के 3 छात्रों को सामने लाया गया। ब्रूनो स्टमक टर्न्ड, उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। कल उसने इन्हीं युवाओं को होटल के अपने restaurant.freewebnovel.com के एक गुप्त कक्ष में देखा था। भय ने उसकी छाती को भींच लिया। नहीं, ये बुरा है। और फिर जैसे कि संकेत पर तीनों ने एक स्वर में उसकी ओर इशारा किया। उनकी आवाज तेज और आरोप लगाती थी। हाँ, ये वह था जिसने हमें सम्राट की निंदा करने के लिए कहा था। उसने हमें महामहिम के खिलाफ शाप लिखने का निर्देश दिया। उसने हमें साम्राज्य पर ही हमला करने का आदेश दिया। ब्रूनो का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। तुम झूठे, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कांप उठी, और उसके दिल में वह जानता था चीजें पहले से ही उसके नियंत्रण से बहुत दूर हो गई थी। एक विशेषज्ञ रैंक पावरहाउस की दमनकारी आभा अचानक ब्लैक पर्ल होटल के द्वार पर फूट पड़ी। ये ब्रूनो था। उसका क्रोध स्पष्ट था, तूफान की तरह बाहर की ओर लुढ़क रहा था। कुचलने का दबाव सीधे उसके सामने 3 कांपते छात्रों पर पड़ा। तुम मुझे इस तरह के झूठ से बदनाम करने की हिम्मत करते हो? वह दहाड़ता है, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह बढ़ रही है। फिर भी उसी पल में पास में खड़े कमांडर पिपिन ने अपने स्वयं के क्रोध को फूटने दिया। उसकी आभा भड़क उठी, ब्रूनो के साथ हवा में हिंसक रूप से टकरा गई। सत्ता का अदृश्य टकराव शॉकवेव की तरह आंगन में लहरा गया। किसी भी पक्ष ने 1 इंच भी नहीं झुका। कमांडर पिपिन, ब्रूनो भौंका, उसका स्वर आक्रोश और हताशा दोनों के साथ था। क्या आप वास्तव में इस तरह की स्पष्ट झूठ पर विश्वास करते हैं? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप उनके शब्दों पर भरोसा करते हैं? लेकिन पिपिन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल ब्रूनो को एक शांत, लगभग खारिज करने वाली नजर दी। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, ठंडी और निर्दयी। मैं उन पर विश्वास करता हूँ या नहीं, यह अप्रासंगिक है। मायने ये रखता है कि महामहिम विश्वास करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने एक स्क्रॉल तैयार किया जिसे स्वयं और एक की अचूक शिखा से सील कर दिया गया था। जैसे ही ब्रूनो ने उस पर नजर डाली, उसका दिल गिर गया। उसका चेहरा मुड़ा हुआ, रंग से सूखा हुआ। वह एक ही बार में सब कुछ समझ गया। छात्रों के आरोपों, सही या झूठे, का कोई मतलब नहीं था। जो मायने रखता था वह सम्राट की इच्छा थी, और यह फरमान स्पष्ट हो जाएगा। यह न्याय नहीं था, यह कोई जांच नहीं थी, यह निर्णय था, और एक ने ब्लैक पर्ल होटल को खत्म करने का फैसला किया था। ब्रूनो ने कड़वाहट से सोचा, ये फरमान उनके असफल जुए का फल था, यूल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत की लागत। उसने सम्राट को झुकाने की उम्मीद की थी, रियायतों को मजबूर करने के लिए। इसके बजाय और एक ने उन्हें पूरी तरह से मिटाने का संकल्प लिया था। सबसे कड़वी विडंबना, ब्रूनो उसी अपराध के लिए निर्दोष था जिस पर उन्होंने उस पर आरोप लगाया था। हाँ, वह उन 3 छात्रों से मिले थे, लेकिन ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने उन्हें कभी भी सम्राट को शाप देने का आदेश नहीं दिया था, न ही विद्रोह को भड़काने का आदेश दिया था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका गुस्सा, उसका विरोध सभी और एक के क्रोध के खिलाफ अर्थहीन थे। इस बीच पिपिन ने अधिक समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ उठाया और गंभीर अधिकार के साथ घोषणा की, महामहिम के आदेश से ब्लैक पर्ल होटल को पूरी तरह से जब्त किया जाना है। सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाना है। अगर कोई इस डिक्री को लागू करने के दौरान विरोध करता है, उन सभी को मार डालो। आदेश चाबुक की तरह तड़क गया। काले बख्तरबंद सैनिक तुरंत आगे बढ़े, उनके जूते एक साथ पृथ्वी को पीट रहे थे। अंदर ब्लैक पर्ल होटल के वफादार लड़ाके ब्रूनो की तरफ दौड़ पड़े, उसकी रक्षा के लिए तैयार थे।
एक लड़ाई विस्फोट के कगार पर मंडरा रही थी, लेकिन फिर ब्रूनो ने अपना हाथ उठाया। नीचे खड़े हो जाओ, वह भौंकता है, संघर्ष शुरू होने से पहले उन्हें रोक देता है। उसकी टकटकी पिप्पिन पर टिक गई, उसका स्वर गंभीर था। मैं सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ। पिप्पिन का जवाब तत्काल था, ब्लेड की तरह तेज। आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। महामहिम के आदेश के बिना आप दर्शकों के योग्य भी नहीं है। उनकी बातों में कोई झिझक नहीं थी, कोई समझौता नहीं था। पिप्पिन के लिए ब्रूनो कुछ भी नहीं था, बस एक और विशेषज्ञ रैंक, बस एक और छोटा स्वामी। और सबसे क्रूर हिस्सा, पिप्पिन खुद भी केवल एक विशेषज्ञ रैंक था। फिर भी उसने ब्रूनो को नीची दृष्टि से देखा, जैसे कि वह एक कीट हो। रास्ते में कहीं न कहीं पिप्पिन का दृष्टिकोण बदल गया था। और एक के साम्राज्य में यहाँ तक कि शक्तिशाली विशेषज्ञ भी बड़े नाटक में छोटे पात्रों तक सीमित हो गए थे। ब्रूनो को लगा कि अवमानना गहरी हो गई है। उसकी मुठ्ठियां भींच गईं, अपमान उसके भीतर एसिड की तरह जल रहा था। उन्होंने अपना जीवन ब्लैकपल होटल के निर्माण में बिताया था, इसे एक ताकत में बदल दिया था। और अब सम्राट की नजर में यह एक छोटी सी बात के अलावा और कुछ नहीं था। एक व्याकुलता को एक तरफ कर दिया जाना चाहिए। क्या वह एक मजाक था? क्या उसका सारा हाव भाव, उसका सारा अभिमान और एक की निगाहों में कॉमेडी के अलावा और कुछ नहीं था? इस एहसास ने उसे कुचल दिया। और फिर भी अजीब तरह से उसके क्रोध ने शांत होने का मार्ग प्रशस्त किया। उसने उस दिन की शुरुआत में लड़ाई के बारे में सोचा। 10 डूम्सडे वॉरियर्स ने वॉर अकादमी को बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि एवरेट राइस मास्टर रैंक में आधा कदम भागने के लिए मजबूर हो गया था। सिर्फ जीवित रहने के लिए एक अमूल्य फीनिक्स पंख चला दिया गया था। इस तरह की ताकत के खिलाफ ब्लैकपल होटल के पास वास्तव में क्या मौका था? सच में और एक को उन्हें गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्रूनो अब समझ गया, यह उसका अपना गलत निर्णय था जिसने इस आपदा का कारण बना था। फिर भी उन्होंने खुद को गलत नहीं देखा। उसने जो कुछ भी किया था वह होटल के लाभ के लिए था, अधिक लाभ, अधिक प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कमांडर पिप्पिन, ब्रूनो ने लगातार कहा, मैं उन सभी आरोपों को स्वीकार करता हूं जो आप मुझ पर लगाते हैं। लेकिन यह मेरा अकेला काम था। पूरे ब्लैकपल होटल को इसमें न खींचे। मैं महामहिम के न्याय का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आपके साथ जाऊंगा। पिप्पिन ने लंबे समय तक उसका अध्ययन किया, उसकी आंखें अपठनीय थीं। अंत में उसने एक बेहोश सिर हिलाया। उसे पकड़ो। सैनिक हाथ में जंजीरें लेकर आगे बढ़े। ब्रूनो के पीछे उसके वफादार लोग भड़क उठे, उनके चेहरे अनिच्छा से मुड़ गए। वे लड़ना चाहते थे, जवाबी हमला करना चाहते थे। आखिरकार वे उनके नेतृत्व में समृद्ध हुए थे, उनकी लूट में हिस्सा ले गए थे। लेकिन ब्रूनो ने उन पर रोष के साथ हमला किया, चाबुक की दरार की तरह आवाज। तुम मूर्खों, आप क्या सोच रहे हैं? ये क्रॉसब्रिज साम्राज्य है, हमें सम्राट के कानून का पालन करना चाहिए। मुझे महामहिम पर भरोसा है, वो सच्चाई को उजागर करेगा और ब्लैकपल होटल का नाम साफ करेगा। वह दृढ़ अधिक लग रहा था, लेकिन पसीने ने उसकी पीठ को भीग दिया, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था युद्ध अकादमी अभी भी सुलगते खंडहर थी। वह होटल को उसी भाग्य को साझा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। अपने दिल में उसने रुकने का संकल्प लिया। ब्लैकपल होटल उनका अकेला नहीं था, शेयरधारक, छिपे हुए भागीदार थे। देर सबेर उन्हें संकट का एहसास होगा और वे हस्तक्षेप करेंगे। उसे बस समय की जरूरत थी, और इसलिए अंत तेजी से आया। ब्लैकपल होटल को शाही फरमान द्वारा सील कर दिया गया था। ब्रूनो को उसके कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घसीटा गया। समाचार एरेंडर सिटी की सड़कों पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर सराय, हर बाजार के स्टॉल पर फुसफुसाहट भर गई। शक्तिशाली ब्लैकपल होटल एक ही दिन में कम हो गया। हर गुट में डर व्याप्त था। क्या वे अगले होंगे? जवाब जल्दी आ गया। शाही सैनिक पूरे शहर में एक के बाद एक गुट के परिसरों को घेरते हुए निकल पड़े। जो लोग किनारे पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे, उन्हें घेर लिया गया और महल में ले जाया गया। जो लोग गहरे छिपे हुए थे, छाया गुटों ने अपनी सांस रोक रखी थी, उनकी आंखें महल के द्वारों पर बंद थीं। ये सभी के लिए स्पष्ट था, और एक केवल दोषियों को दंडित नहीं कर रहा था, वह एक वक्तव्य दे रहे थे। महल के बीचों बीच और एक खुद मंद मुस्कुराते हुए खड़ा था। उससे पहले उनके सम्राट बिंदुओं की संख्या और भी अधिक थी। फसल समृद्ध थी और उसकी कटाई की दक्षता एक बार फिर बढ़ गई थी। नी शुल्क वेब उपन्यास, मैनहट्टन सेना से हमेशा के लिए निपटने के लिए, और एक ने इस बार पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह से तैयारी की थी। राइस का भागना कुछ ऐसा था जिसका उसने अपनी गणना में पहले से ही अनुमान लगा लिया था। आखिरकार हायरूल वॉर अकादमी जैसे दिग्गज के साथ उनकी ताकत इतनी कमजोर होने की उम्मीद करना असंभव था। इतनी प्राचीन संस्था के लिए यह अपरिहार्य था कि छिपी हुई गहराई होगी। जिस तरह से चीजें सामने आई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि अकादमी के हेडमास्टर एवरेट वास्तव में हायरूल वॉर अकादमी के बहुत संरक्षक थे। इससे भी अधिक, बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में फीनिक्स के पंख के रूप में दुर्लभ और कीमती कुछ प्रकट किया था। यहाँ तक कि औरेक को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि हाथ में इस तरह की कलाकृति के साथ, यहाँ तक कि गोल्ड हत्यारा भी उसे सीधे नहीं मार पाएगा। और इसलिए औरेक ने एवरेट के मामले को अभी के लिए अलग रखने का निर्णय लिया। हाथ में अधिक तात्कालिक समस्या अभी भी मैनहट्टन सेना थी। मैनहट्टन सेना एक पूरी तरह से संरचित सैन्य कोर थी, जिसका एक लंबा इतिहास और पूर्ण कमान पदानुक्रम था। अलग अलग भाड़े के समूहों या बिखरे हुए रईसों की तुलना में उन्हें लेना बहुत बड़ी चुनौती थी। कड़ाई से बोलते हुए, ये पहली बार था जब औरेक ने पूरी तरह से बड़े पैमाने पर गुट पर सीधे हमला करने का फैसला किया था। इस वजह से उन्होंने टकराव को बहुत महत्व दिया। इस लड़ाई के लिए औरेक ने 500 डूम्सडे वॉरियर्स और 500 एलिमेंटल हथियारों की एक सेना को बुलाया, उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर तैनात किया। इस तरह की शक्ति अपनी संरचना में अभूतपूर्व थी, विनाश और सटीकता, तबाही और सूक्ष्मता का मिश्रण। जहां तक इस अभियान का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये खुलासा करने के लिए समय की बात बनी रही। इस बीच क्लोवर ऑक्शन हाउस में एक अलग दृश्य सामने आ रहा था। घर का मुखिया काफ्का ने अपने बगल में एक युवा लड़की की ओर प्यार की नजर से देखा। बोलते समय उनका लहजा कोमल था। विवियन, क्या आप हमेशा इस सम्राट औरेक से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा नहीं रखते हैं? मुस्कुराते हुए उसकी आंखें इरादे से चमक उठी। अब आपका मौका है, जाओ और अपने आप को ठीक से तैयार करो, मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। विवियन अपने पिता की बातों पर आश्चर्य से ठिठक गया, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति अनियंत्रित खुशी से जगमगा उठी। पिताजी, क्या आप वास्तव में गंभीर हैं? उसने पूछा, आधा अविश्वास में, आधा उत्साह में। लेकिन क्या आप मेरे चाचा चाची के विरोध से चिंतित नहीं हैं? उसकी उज्ज्वल मुस्कान व्यापक रूप से फैल गई, छिपने में असमर्थ थी। वह प्रत्याशा से भरी हुई थी, उसकी हर विशेषता उत्सुकता से चमक रही थी। हालांकि उसके बगल में एक युवा लड़का खड़ा था जिसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक जटिल थी। उसने चुपचाप विवियन की ओर देखा, उसकी आंखें कड़वाहट और हताशा से भर गईं। उनके विचार में इस भोली लड़की को अपने पिता के दिल में छिपे असली उद्देश्यों का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपनी अज्ञानता में जश्न मना रही थी, सतह के नीचे खतरनाक धाराओं को देखने में असमर्थ थी। लड़का मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्तेजना की लहर महसूस कर सकता था। वह अभी भी ऐसे क्षण में इतना रोमांचित कैसे हो सकता है? लेकिन तभी उसने काफ्का की तेज और चेतावनी भरी निगाहों को पकड़ लिया।
उन आंखों में संदेश अचूक था, चुप रहो। लड़के ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक नाजायज बेटे से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे परिवार के भीतर कभी भी सच्ची मान्यता नहीं दी गई थी। इस बीच काफका ने अपनी उज्ज्वल और आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी। विवियन को देखते हुए वह फिर से कृपालु गर्मजोशी के साथ बोला, मूर्ख लड़की, इतनी सारी अनावश्यक चिंताओं से खुद को परेशान क्यों करें? जब तक आपके पिता यहाँ हैं, क्लोवर ऑप्शन हाउस को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। उसी समय एरेंडर सिटी के बाहरी जिलों में मैनहट्टन सेना के अवशेष एक बार फिर एक साथ इकट्ठे हो गए थे। उनमें से हर एक पर घाव थे, कई हड्डी को उजागर करने के लिए काफी गहरे थे। कुछ क्षण पहले वे एक ऐसे संकट से गुजरे थे जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। अचानक 100 से अधिक हत्यारों ने अचानक हमला कर दिया था। उस घात की क्रूरता इतनी भयानक थी कि अब भी, हालांकि वे भागने में कामयाब हो गए थे, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि उनके दिल लंबे समय तक डर से धड़क रहे हैं। कप्तानों में से एक, जिसका कान काट दिया गया था, दांत पीसकर बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। लानत है, मेरे लिए भाग्यशाली है कि मेरी सजगता तेज थी, या मैं पहले से ही वहां एक लाश होता। एक और आदमी जल्दी से सहमत हो गया, हाँ, और एक के तरीके भयानक हैं। अब मैं आखिरकार समझ गया कि उन लीग मर्सनरी कोरफिलों का यहाँ सफाया क्यों हो गया। क्या आपके पास अभी भी उनके बारे में सोचने का मन है? दूसरा अधीरता से गुर्राया, बेहतर चिंता करें कि क्या हम इसे जीवित भी बना सकते हैं। इस स्पष्ट समूह के केंद्र में मैनहट्टन सेना के डिप्टी कमांडर और इस मिशन के समग्र नेता लाइकॉन खड़े थे। सभी बचे लोगों के बीच ये स्पष्ट था कि उसे सबसे गंभीर घाव हुए थे। उसकी छाती को सीधे छेद दिया गया था, जिससे एक खूनी छेद हो गया था, और उसका बायां हाथ कंधे पर काट दिया गया था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसके पास हीरो रैंक विशेषज्ञ की शक्ति थी, तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। लेकिन अपनी ताकत के साथ भी उसके दिल में तलवार घुसाने की अनुभूति वह थी जिसे वह हिला नहीं सकता था। अपने जीवन में पहली बार लाइकॉन ने वास्तव में मौत की ठंडी, घुटन भरी सांस को महसूस किया था। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह था कि ऑरिक संभवतः ऐसे भयानक शक्तिशाली अधीनस्थों को कैसे कमांड कर सकता था। बस उसने अंत में घोषणा की, उसकी आवाज भारी और दृढ़ थी, इस मिशन को छोड़ दिया जाना चाहिए। ऑरिक की ताकत हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। मुझे सेना की उच्च परिषद को सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए। उसने अपने आसपास के घायलों पर नजर डाली और दृढ़ता से जारी रखा, तुम सभी को देखो, तुम्हारी चोटी गंभीर है, पीछे हटना ही अब एकमात्र विकल्प है। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक पूरी रिपोर्ट लिखूंगा। सेना के नेताओं को उस खतरे को समझना चाहिए जो ऑरिक का प्रतिनिधित्व करता है। आओ, हम तुरंत चले जाते हैं। लाइकॉन को दर्द से पता था कि ऑरिक ने पहले ही लीग मर्सनरी कॉर्प्स के खिलाफ एक स्थायी हत्या का आदेश जारी कर दिया था, और फिर भी लीग मर्सनरी कॉर्प्स मैनहट्टन लीजन के बैनर तले एक अधीनस्थ समूह से ज्यादा कुछ नहीं थे। यदि ऑरिक उनके खिलाफ चला गया होता तो मैनहट्टन सेना स्वयं असंबद्ध कैसे रह सकती थी? इस विचार ने उसकी छाती को तात्कालिकता से कस दिया। उन्हें तुरंत मुख्यालय लौटना पड़ा ताकि उन्होंने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया था उसकी रिपोर्ट कर सके। ऑरिक, वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, उसकी आंखें ठंडे दृढ़ संकल्प के साथ सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, यह मत सोचिए कि इस बार जीत हासिल करने के लिए मामला यही खत्म हो जाता है। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैनहट्टन सेना को भड़काने का क्या मतलब है। इसके साथ लाइकॉन ने बचे लोगों को इकट्ठा किया और सबसे तेज गति से एरेंडर सिटी से प्रस्थान किया। अब तक एरेंडर सिटी की दीवारों के भीतर खुले तौर पर काम करने वाली प्रमुख ताकतें पहले ही ऑरिक द्वारा पूरी तरह से कुचल दी गई थी और शुद्ध कर दी गई थी। लेकिन छाया में चूहे अभी भी बिखर रहे थे। छिपे हुए हाथों ने ऑरिक की क्रूरता की अफवाहें फैलाई, लोगों के कानों में जहर फुसफुसाए। कई तटस्थ गुट जो अभी तक संघर्ष में शामिल नहीं हुए थे, वे तेजी से घबराए जा रहे थे। कुछ ने क्रॉसब्रिज साम्राज्य से पूरी तरह से हटने पर विचार करना शुरू कर दिया था। एरेंडोर सिटी में अपने दांव को पूरी तरह से छोड़ दिया था। शहर खुद ही उदासी के भारी कफन के नीचे ढका हुआ लग रहा था। आम लोगों के परिवारों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि अराजकता ने उन्हें भी खा लिया। ये स्पष्ट था कि कोई व्यक्ति या कोई समूह जानबूझकर ऑरिक की प्रतिष्ठा को एक हथियार के रूप में क्रूरता के लिए उपयोग कर रहा था, शाही परिवार के प्रति संदेह और अविश्वास के बीज बो रहा था। और एक बार जब इस तरह के बीजों ने लोगों के दिलों में जड़ें जमा ली, तो ये केवल समय की बात थी जब सार्वजनिक भावना सीधे ऑरिक पर लक्षित एक तेज ब्लेड बन गई। डूम्सडे वॉरियर्स की अचानक उपस्थिति ने पहले ही कई अलग अलग गुटों का ध्यान आकर्षित किया था। अधिक से अधिक समूह एरेंडर सिटी में एकत्रित हो रहे थे, प्रत्येक प्रत्यक्ष खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहा था। शहर अब एक गहरे अथाह तालाब जैसा दिखता था, लेकिन बाहरी लोगों की आमद के साथ पानी केवल और अधिक गंदा और अशांत हो गया। हाईरूल वॉर अकेडमी, जिसकी अनगिनत शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, ने स्नातकों की संख्या को मापने से परे बताया। जब हेडमास्टर एवरेट ने हथियारों का आह्वान किया तो उनके बैनर तले तेजी से नई ताकतें बनने लगी। सतह पर ऐसा लग सकता था कि ऑरिक की हरकतों ने केवल अवसरवादी powers.freewebnovel.com का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन सच में एक अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था, छाया से तार खींच रहा था। आखिरकार क्रॉसब्रिज साम्राज्य के संसाधन विशाल थे, किसी को भी लुभाने के लिए पर्याप्त समृद्ध थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑरिक ने कितना संघर्ष किया। साम्राज्य की धीमी गिरावट कुछ ऐसी थी जिसे सभी अपनी आंखों से देख सकते थे। शहर की दीवारों पर विलियम विंस्टन चुपचाप खड़ा था, दूरी में टकटकी। उसका दिल भारी था, विरोधाभासों से दबे हुए थे। साम्राज्य की स्थापना से ही विंस्टन परिवार हमेशा शाही वंश के प्रति अटूट रूप से वफादार रहा था। अब भी विंस्टन ने सिंहासन के साथ मजबूती से खड़े होकर अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करना जारी रखा। लेकिन विलियम साम्राज्य के महासचिव अपने सामने सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। साम्राज्य पतन में था और इसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। उनकी मूल योजना साम्राज्य को इसके अंत तक देखने के लिए किया गया था। विंस्टन परिवार के भाग्य को शाही घर के साथ दफन करने की अनुमति देने के लिए उन्होंने सदियों से सेवा की थी। लेकिन ऑरिक के उदय ने उसके भीतर कुछ जागृत किया था, एक नाजुक आशा की शायद भविष्य को अभी भी फिर से लिखा जा सकता है। फिर भी इतनी सारी शक्तियां एरेंडर सिटी में एकत्रित हो रही हैं, वह आशा एक बार फिर छोटी, महत्वहीन और लगभग बुझ गई थी। अध्याय 81। एरेंडर सिटी की स्थिति को ऑरिक ने विलियम और सेनेटर हेमरिंगर को संभालने के लिए सौंप दिया था। खुद के लिए उन्होंने अपना ध्यान अपनी व्यक्तिगत ताकत की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इस समय ऑरिक पहले ही एलीट रैंक लेवल 4 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित। अध्याय 81। एरेंडर सिटी की स्थिति को ऑरिक ने विलियम और सेनेटर हेमरिंगर को संभालने के लिए सौंप दिया था। खुद के लिए उन्होंने अपना ध्यान अपनी व्यक्तिगत ताकत की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इस समय ऑरिक पहले ही एलीट रैंक लेवल 4 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसकी तुलना में वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अभी के लिए उसके द्वारा जमा किए गए अधिकांश अंक पहले ही समाप्त हो चुके थे। तथापि एम्पर पॉइंट्स के उपयोग के माध्यम से न केवल ताकत में सुधार किया जा सकता है,
आखिरकार शाही खजाने में अब खजाने, दुर्लभ सामग्री और कीमती औषधियों की प्रचुरता थी। इन सभी का उपयोग किसी की शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑरिक ने तुरंत ग्रैंड मार्शल एनजी को खजाने से संसाधनों और औषधि की एक बड़ी आपूर्ति लाने का आदेश दिया। इनमें से एनर्जी स्टोन सबसे महत्वपूर्ण थे। जल्द ही ऊर्जा पत्थरों का एक बड़ा बैच ऑरिक के सामने रखा गया। भले ही उसने पहले ही बही खातों में दर्ज संख्याओं को देख लिया था, लेकिन वास्तविकता में चमकदार ढेर को देखकर वह दंग रह गया। सरासर मात्रा चौंका देने वाली थी, और फिर भी खजाने से जब्त की गई संपूर्णता की तुलना में ये समुद्र में केवल एक बूंद थी। यदि कोई इसके बारे में ध्यान से सोचा तो क्रॉसब्रिज साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों को देखते हुए यहाँ तक कि केवल वार्षिक कर राजस्व को वर्तमान ट्रेजरी भंडार से कहीं अधिक होना चाहिए था। इससे ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि ऑर्डन थियोक्रेसी द्वारा वर्षों से कितनी संपत्ति का दोहन किया गया था। पैटर्न की एक झलक से पूरी तस्वीर सामने आ गई। एक बार जब एनजी ने दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद कर दिए तो ऑरिक ने पारंपरिक तरीके से एनर्जी स्टोन से ऊर्जा निकालने के लिए तैयार किया। लेकिन फिर ठीक उसी समय उसकी आंखों के सामने अचानक एक संकेत दिखाई दिया। ऊर्जा से भरे मन पत्थर का पता चला। क्या आप एम्परर पॉइंट्स निकालना चाहेंगे? क्या इसे भी निकाला जा सकता है? ऑरिक एक पल के लिए ठिठक गया। फिर जिज्ञासा के एक निशान के साथ उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। सम्राट पॉइंट जोड़ 2-0, सम्राट पॉइंट जोड़ 2-0, डॉट डॉट डॉट। कुछ ही क्षणों में एनर्जी स्टोन्स की एक पूरी छाती भस्म हो गई थी। अपने सम्राट बिंदुओं को तेजी से बढ़ते हुए देखकर ऑरिक ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत हर एक एनर्जी स्टोन को एक ही बार में निकालने का फैसला किया। एक के बाद एक चमकते पत्थरों ने अपना सार खा लिया, केवल पाउडर और राख को पीछे छोड़ दिया। उनकी विशाल ऊर्जा धीरे धीरे सम्राट बिंदुओं में परिवर्तित हो गई, जो सीधे ऑरिक के सिस्टम में फीड हो गई। इसके बाद उसकी नजर उसके बगल में रखी गई औषधि की ओर चली गई। उन औषधियों के भीतर निहित ऊर्जा स्पष्ट रूप से ऊर्जा पत्थरों की तुलना में कई गुना अधिक थी। और एक बार फिर एक परिचित संकेत दिखाई दिया। निकालने का चयन करने के बाद सम्राट पॉइंट जोड़ 5-0, सम्राट पॉइंट जोड़ 4-0, डॉट डॉट डॉट। जब तक उसने उन सभी को परिवर्तित करना समाप्त किया तब तक ऑरिक का पूरा शरीर सदमे में अकड़ गया। एक क्षण रुको, मेरा सिस्टम ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है। नहीं, सटीक होने के लिए यह विश्वसनीय रूप से मजबूत था। आमतौर पर एक एलिट्रैंड जागृति के लिए केवल एक स्तर को बढ़ाने के लिए लगभग 100 मध्य श्रेणी के ऊर्जा पत्थर लगेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें सिस्टम के माध्यम से परिवर्तित करते हुए उसे केवल 10 की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि उसने जो ऊर्जा प्राप्त की वह सामान्य जागृति की तुलना में 10 गुना अधिक थी, और उसके ऊपर उसे अशुद्धियों को अवशोषित करने, परिष्कृत करने और शुद्ध करने में लंबे समय तक खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। उन सभी चरणों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था, सिस्टम द्वारा ही संभाला गया था। उस समय ऑरिक ने अंततः तथाकथित जागृति प्रतिभा की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया। जब लोग प्रतिभा की बात करते थे तो उनका वास्तव में मतलब अशुद्धियों को त्यागते हुए ऊर्जा को अवशोषित करने, परिष्कृत करने और एकीकृत करने में दक्षता थी। कोई व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली था उसकी दक्षता उतनी ही अधिक थी, लेकिन उसके लिए प्रतिभा बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि सिस्टम ने पहले ही उसकी दक्षता को चरम पर पहुंचा दिया था। केवल आधे घंटे में एनर्जी स्टोन्स और औषधि के ढेर जो लगभग पूरे कमरे को भर देते थे कुछ भी नहीं खा गए। ऑरिक महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर ऊर्जा की बाढ़ से लगातार शांत हो रहा है, आश्चर्यजनक गति से कठोर और मजबूत हो रहा है। मेरे लिए कुछ और बक्से लाओ। यह आदेश सुनकर एनजी रुक जाने से खुद को नहीं रोक सकी। आमतौर पर एनर्जी स्टोन्स का जो बैच उसने अभी अभी दिया था वह कई महीनों तक की जागृति तक चला होगा, और फिर भी महामहिम ने उन सभी को 30 मिनट से भी कम समय में समाप्त कर दिया था। उसके बाद ऑरिक ने एनजी को और भी अधिक एनर्जी स्टोन्स लाने के लिए कहा। एक के बाद एक कई डिलीवरी। बड़ी मात्रा में एम्परर पॉइंट्स का उपभोग करके ऑरिक ने सफलतापूर्वक अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। यहाँ तक कि वह खुद भी आश्चर्यचकित था कि उसका शरीर ऊर्जा के इस तरह के चौंका देने वाले प्रवाह को सहन करने में सक्षम था। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश विशेषज्ञ रैंक जागृत करने वाले भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। फिर भी ऑरिक पहले ही एलीट रैंक लेवल 9 तक पहुंच चुका था। उसका शरीर ऊर्जा से इतना घना हो गया था कि अब उसे और संकुचित नहीं किया जा सकता था। यदि एक विशेषज्ञ रैंक जागृत व्यक्ति को अब अपने भीतर संग्रहित शक्ति की विशाल मात्रा को देखना होता तो वे डरावनी हंसने को दबाने में सक्षम नहीं होते। एनजी, ऑरिक की आवाज सुनाई दी। तुरंत एनजी की आकृति उसके सामने आ गई। महाराज, मैं यहाँ हूँ। इसके लिए एक ही बार में व्यवस्था करें। यहाँ के खजाने से सभी ऊर्जा पत्थर और औषधि हटा दें। उनमें से हर आखिरी एक। हालांकि संक्षेप में आश्चर्यचकित हुआ, एनजी जल्दी से ठीक हो गई। एक सक्षम ग्रैंड मार्शल के रूप में वह आदेशों पर सवाल उठाने से बेहतर जानती थी। वह मुड़ी और बिना देर किए चली गई। कुछ ही घंटों के भीतर अधिक से अधिक ऊर्जा पत्थर और औषधि ऑरिक के निवास पर लाए गए। वास्तव में इतने सारे की कमरा दीवार से दीवार तक भरा हुआ था, और यहाँ तक कि बाहर का आंगन भी छोटी पहाड़ियों की तरह ऊंचा ढेर हो गया था। 5 दिन बाद ऑरिक की ताकत अंततः विशेषज्ञ रैंक तक पहुंच गई। इस समय तक उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा लगभग समझ से बाहर के स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी शक्ति अब अपनी कच्ची अवस्था में केवल ऊर्जा नहीं थी, यह उस बिंदु तक संकुचित हो गई थी जहां ये तरल रूप में संघनित हो गई थी। इस तरल ऊर्जा की हर बूंद में एक भयानक तीव्रता थी जो दूसरों को सहज रूप से कांपने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ से ऑरिक का अगला कदम स्पष्ट था, इस तरल ऊर्जा को जितना संभव हो उतना जमा करना। केवल जब उसका पूरा शरीर पूरी तरह से भर गया था तभी वह हीरो रैंक तक पहुंचने का प्रयास करना शुरू कर सकता था। बेशक हीरो रैंक में कदम रखने के लिए अकेले ऊर्जा से अधिक की आवश्यकता होती है। यह मान करता था कि किसी की मन की शक्ति भी एक समान स्तर तक पहुंचे। कम से कम किसी को ऊर्जा को देखने और हेरफेर करने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति को तब तक मजबूत करना जब तक कि इसे बाहर की ओर प्रक्षेपित नहीं किया जा सके। वह सच्चे हीरो रैंक की दहलीज थी। इसके अलावा जैसे जैसे किसी की मन की शक्ति मजबूत होती गई, यह अंततः मूर्त रूप में संघनित हो जाएगी, जो मास्टर रैंक में प्रवेश का प्रतीक है। वर्तमान में ऑरिक अभी एक्सपर्ट रैंक लेवल 3 पर पहुंचा था। हालांकि आंगन को पहले ही साफ कर दिया गया था, अनगिनत ऊर्जा पत्थर सभी भस्म हो गए थे। फिर भी फसल उतनी ही बड़ी थी। अभी के लिए ऑरिक ने एक भयानक क्षमता में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। तलवार शुद्धिकरण। एरेंडोर शहर के अंदर भय और बेचैनी नया सामान्य हो गया था। हर कोई ऐसे चल रहा था जैसे तूफान के बीच में कांपती रस्सी पर। हालांकि महामहिम ऑरिक ने हत्या जारी नहीं रखी थी, लेकिन पूरा शहर एक भयानक माहौल में फंसा रहा, जैसे कि छोटी से छोटी गलती भी आपदा ला सकती है। उसी समय शाही दरबार की एक नई घोषणा सड़कों पर फैल गई, जिसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। इंपीरियल डिक्री नंबर 2287। इस दिन से सभी करों में 20% की कमी प्रभावी होगी। डॉट डॉट डॉट। खबर वज्रपात की तरह पड़ी। एक पल में पूरा एरेंडर शहर अराजकता में फूट पड़ा। क्या इसने क्या कहा? महामहिम ऑरिक वह करों को कम कर रहा है। साम्राज्य ने वास्तव में कर कटौती डिक्री पारित की है। ये कैसे संभव है? महीनों से साम्राज्य का वित्त बर्बाद हो गया था, खजाना लगभग सूख गया था और अदालत सिक्के के लिए हाथ पांव मार रही थी, और अब ऑरिक ने कर कम कर दिए थे। क्या वह पागल था? फरमान जंगल की आग की तरह फैल गया। शराब खानों में, बाजारों में, कुलीन क्वार्टरों और झुग्गियों में लोग एक साथ बात करते थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ संदिग्ध थे, कुछ भ्रमित थे और कुछ आश्वस्त थे कि यह एक जाल था। फिर भी शहर में उमड़े उत्साह से कोई इनकार नहीं कर सकता था। छिपी हुई शक्तियां एरेंडोर के भीतर चुपचाप छिपी हुई थी, समान रूप से चौंक गईं। इसका कोई मतलब नहीं है, कई लोगों ने सोचा। जिस ऑरिक को वे जानते थे वह निर्दयी और क्रूर था। यदि वह कर बढ़ाने से बचता था तो इसे पहले से ही दया माना जाता था।
लेकिन एक कमी यह अकल्पनीय था। महान गुटों के नेता अवाक रह गए। हफ्तों तक गुप्त रूप से तैयार की गई उनकी योजनाएं इस एक ही झटके से बिखर गई थी। योजनाएं राख में बदल गई, रणनीतियां अर्थहीन हो गई और एक के अचानक फरमान ने उन सभी को अपनी अगली चाल के बारे में अनिश्चित बना दिया। क्रॉसब्रिज साम्राज्य के दक्षिण में दूर अक्ष प्रांत था, जो एक विशाल पर्वत श्रृंखला से विभाजित भूमि थी। इसकी घाटियों के आधार पर मैनहट्टन के नाम से जाना जाने वाला एक हलचल भरा शहर खड़ा था, जहां मैनहट्टन सेना का मुख्यालय रहता था। उस समय सेना के महान बैठक कक्ष के अंदर उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी लाइकॉन की रिपोर्ट सुनने के लिए एकत्र हुए थे। वे रहस्यमय हत्यारे लाइकॉन ने गंभीर वजन के साथ बात की, पलक झपकते ही एक विशेषज्ञ रैंक योद्धा को मार सकते हैं और अजीब काले बख्तरबंद सैनिक, वे गड़गड़ाहट की शक्ति को ही नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि हायरू युद्ध अकादमी के प्रिंसिपल एवरेट भी उस बिजली का सामना नहीं कर सके। उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और अंत में उसे जीवित रहने के लिए अपनी सबसे कीमती कलाकृतियों में से एक का उपभोग करना पड़ा। कमरा तनाव से भर गया। अधिकारियों ने असहज निगाहों का आदान प्रदान किया, उनके चेहरे काले और अनिश्चित थे। वह और एक किसी ने फुसफुसाया, क्या उसकी शक्ति वास्तव में इतनी भयानक है? मैनहट्टन सेना का सच्चा स्वामी नामात्र का कमांडर नहीं था, बल्कि समूह का समर्थन करने वाले महान संघ का अध्यक्ष था, एथन नाम का एक व्यक्ति। एथन अब अपनी भौं कसकर सिकोड़कर बैठा था। उसकी आंखों में संदेह और संदेह टिमटिमा रहा था, क्योंकि वह सुन रहा था। लेकिन लाइकॉन डगमगाया नहीं। अध्यक्ष, उन्होंने जारी रखा, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। यहाँ आप सभी जानते हैं कि मेरी ताकत हीरो रैंक है। फिर भी उस पल में मैं गड़गड़ाहट के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था। स्पष्ट रूप से कहे तो मैं केवल इसलिए बच गया क्योंकि मैं काफी तेजी से दौड़ा। अगर मैं दिल की धड़कन से भी धीमा होता तो मैं पहले ही मर चुका होता और आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। अधिकारियों ने उसके शरीर की ओर देखा, अभी भी ताजा घाव ले रहे थे और उनके संदेह दूर हो गए। एक शेरधारक ने बात की, यदि मामले वास्तव में आपके अनुसार हैं, तो शायद मैनहट्टन सेना को अपने भविष्य के कार्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक अन्य ने चिंता के साथ जोड़ा, वास्तव में, और एक ने लीग मर्सेनरी कॉर्प्स पर अंतहीन युद्ध की घोषणा की है। लेकिन लीग कॉर्प्स, क्या वे केवल हमारा भेस नहीं है? इसका मतलब है कि औरत ने हमें पहले ही अपना दुश्मन चुन लिया है। तो फिर संकोच क्यों? एक गर्म स्वभाव वाले अधिकारी ने मेज पटक दी। चलो सीधे क्रॉसब्रिज साम्राज्य में मार्च करते हैं, महल पर हमला करते हैं और औरत का सिर उसके कंधों से काट देते हैं। वह केवल एक आदमी है, शायद ही डरने लायक हो, किसी ने उपहास किया, लेकिन दूसरे ने सावधानी के साथ हस्तक्षेप किया। और वार्डन थियोक्रेसी के बारे में क्या? यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। धर्मतंत्र नाम में साम्राज्य का संरक्षक है। अगर हम जल्दबाजी में आगे बढ़ें तो क्या हम उनके क्रोध का सामना नहीं करेंगे? चैम्बर बहस में फूट पड़ा। तुम काय? एक अधिकारी भौंका, और एक ने पहले ही हमारे विनाश की घोषणा कर दी है। वह हमें मौत से लड़ने के लिए मजबूर करता है, फिर भी आप भयभीत बूढ़ी महिलाओं की तरह कांपते हैं। भले ही यह मामला धर्मतंत्र तक पहुंचता है, औचित्य हमारा है। और एक ही वह था जिसने पहले युद्ध की घोषणा की थी। ये सही है, हमें गरज के साथ जवाबी हमला करना चाहिए और उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। धर्मतंत्र को क्रॉसब्रिज साम्राज्य की आवश्यकता है, स्वयं और एक की नहीं। फिर भी एक सतर्क आवाज बोली, लाइकॉन की रिपोर्ट के आधार पर और एक को मारना इतना आसान नहीं हो सकता है। शायद हमें सहायता की आवश्यकता है। आदर्श रूप से पहले अध्यक्ष को स्वयं जागना चाहिए। उन शब्दों के बाद मौन छा गया। पहले अध्यक्ष का नाम, जो लंबे समय से गहरी नींद में गिर गया था, हवा में भारी लगता हुआ था। उसे जगाना कोई मामूली काम नहीं होगा। एथन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने लागत पर विचार किया। इस बीच मैनहट्टन शहर के बाहर अपने लोगों द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया। 500 पूरी तरह से सशस्त्र डूम्सडे वॉरियर्स इकट्ठा हुए थे। उन्होंने शहर के दिल में विशाल भाड़ी के मुख्यालय की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। रुको, तुम कौन हो? शहर के द्वार पर पहरेदारों ने आलसी से अपनी आवाज उठाई। मैनहट्टन सिटी में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक तांबा देना होगा, नहीं एक चांदी का सिक्का। और आपके जैसे समूहों के लिए पूरी तरह से सशस्त्र, कीमत प्रति व्यक्ति 10 चांदी के सिक्के हैं। उनमें से एक ने उपहास किया, आपकी उपस्थिति को देखते हुए आप मैनहट्टन लीजन में सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ है ना? तो फिर मैं तुम्हें मुसीबत से बचाता हूँ। जब तक आप में से प्रत्येक 10 सोने के सिक्के नहीं बना सकता, तब तक सेना आपको कभी भी अंदर नहीं ले जाएगी। चौकीदारों ने अपनी आंखें लापरवाही से योद्धाओं पर घुमाई। उनकी संख्या के बावजूद सावधानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके लिए यह आम था, हर बार फटे फटे भाड़े के बैंड, जो कहीं और जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर होते हैं, सेना की स्वीकृति की उम्मीद में खुद को यहाँ खींच लेते थे। लेकिन हकीकत कठोर थी। सेना के भर्ती मानक क्रूर थे। 10 सोने के सिक्कों के बिना कोई भी शामिल होने के बारे में भूल सकता है। ताकत के लिए विडंबना यह है कि ताकत एक ऐसी चीज थी जिसकी सेना को सबसे कम परवाह थी। फिर भी तभी डूम्सडे वॉरियर्स की आभा बढ़ने लगी। पहले ये फीका था, फिर भारी था, जैसे आसमान से नीचे दबाव डालता है। द्वारपालों को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई क्योंकि घुटन भरा दबाव उन पर हावी हो गया था। ये सही नहीं है। इतनी भयानक उपस्थिति, यह उन दैनीय भाड़े के सैनिकों की तरह कुछ भी नहीं था जो आमतौर पर भीख मांगने आते थे। नहीं, ये कहीं अधिक भयानक बात थी। मैनहट्टन सेना के सैनिकों की तुलना में भी यह आभा लीग से परे थी। गेट बंद करो, जल्दी से गेट बंद करो। गार्ड हिंसक रूप से कांपने लगे। उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन डर ने उन्हें लोहे की बेड़ियों की तरह पिन कर दिया। उनके पैर पत्थर की तरह महसूस करते थे और यहाँ तक कि एक भी कदम उठाना बहुत भारी था। बिल्कुल भी खड़े रहना पहले से ही उल्लेखनीय था। उनके कई साथी पहले ही गिर चुके थे, आतंक से लकवाग्रस्त हो चुके थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। क्या ये लोग क्या हैं? ऐसी शक्ति, बहुत डरावना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुल्क वेब उपन्यास। वायलट थंडर गठन के सबसे सामने खड़ा था। उसकी गहरी बैंगनी आंखें शहर के द्वारों की रखवाली करने वाले सैनिकों पर ठंडी रूप से घूम रही थी। उसके पीछे 500 डूम्सडे वॉरियर्स लोहे की दीवार की तरह खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक भयानक दबाव बिखेर रहा था। लेकिन ये उनकी एकमात्र संपत्ति नहीं थी। बड़ी संख्या में मौलिक हत्यारों ने पहले ही मैनहट्टन शहर में गुप्त रूप से घुसपैठ कर ली थी, छाया में बिखर गए थे और अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने के अभियान शुरू कर दिए थे। शहर अपने आप में उतना बड़ा नहीं था जितना कि यह पहली बार दिखाई देता था। इसकी आबादी मुश्किल से कई लाख तक पहुंच गई। सच में इस जगह को एक सामान्य शहर के बजाय मैनहट्टन सेना का मुख्यालय कहना अधिक सटीक होगा। 70% से अधिक निवासी किसी न किसी तरह से सीधी सेना से जुड़े हुए थे। शेष 30% ज्यादातर उनकी सेवा करने, भोजन आपूर्ति और मनोरंजन प्रदान करने के लिए रहते थे। मौलिक हत्यारों की निगरानी के माध्यम से शहर की अधिकांश ताकत पहले ही मैप की जा चुकी थी। मैनहट्टन सिटी के भीतर 3 व्यक्तियों ने मास्टर रैंक के करीब ताकत रखी। हीरो रैंक के 30 योद्धाओं की पहचान की गई थी। कम से कम 200 विशेषज्ञ रैंक और एलीट रैंक के कई हजार। सतह पर उनकी शक्ति को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। बेशक मैनहट्टन सेना जैसी विशाल सेना के लिए यह मान लेना मूर्खता होगी कि कोई छिपी हुई ताकत नहीं थी। ऐसे रहस्य हमेशा मौजूद थे जो सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट.freewebnovel.com पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वायलट थंडर इसे अच्छी तरह से समझती थी और वास्तव में उसने पहले से ही उन छिपी हुई ताकतों से निपटने की व्यवस्था कर ली थी। सेना के मुख्यालय के भव्य बैठक हॉल के अंदर एथन की आंखें तेजी से तेज हो गईं। लंबे समय तक चिंतन के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी आवाज में वजन के साथ बात की। ऐसा लगता है कि हमारे लिए औरत को एक सबक देने का समय आ गया है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। वह रुका, फिर जारी रखा। बेशक अगर हमारी मैनहट्टन सेना औरत को पूरी तरह से मार देती है तो यह वार्डन थियोक्रेसी की नाराजगी को भड़का सकती है। लेकिन हमें इस मामले को दूसरे कोण से देखना चाहिए। क्रॉसब्रिज साम्राज्य के पतन के लिए अनगिनत ताकतें भूख से देख रही हैं। एक बार जब साम्राज्य ढह जाएगा तो ये ताकतें टिड्डियों की तरह झुंड में आ जाएंगी।
इतने सारे शत्रुओं के सामने ऑर्डन थियोक्रेसी भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। अब तक किसी भी गुट ने और एक के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण सरल है, वे ऑर्डन थियोक्रेसी से डरते हैं और वे पहला पक्षी बनने से भी डरते हैं जो केवल गोली मारने के लिए अपना सिर बाहर निकालता है। उनमें से कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। मूल रूप से हम भी बस दर्शक के रूप में बने रह सकते थे, लेकिन चूंकि और एक ने सीधे हम पर युद्ध की घोषणा करने का फैसला किया है, इसलिए हमारे पास अब खुद को रोकने का कोई कारण नहीं है। हमने जो खुफिया जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार और एक किसी चालाकी से रहित नहीं है। उसके पास योजनाएं हैं, लेकिन वह अभी भी बहुत छोटा है, त्वरित परिणामों के लिए बहुत उत्सुक है। अंत में यह उसका पतन होगा, इसलिए उसे खत्म करना हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, ये वास्तव में एक आशीर्वाद हो सकता है। एक लंबी चर्चा के बाद मैनहट्टन सेना के वरिष्ठ सदस्य एक एकीकृत राय पर पहुंचे। एक एक करके वे सहमत हुए और एक को मारना सेना के अस्तित्व के लिए कार्रवाई का सही तरीका था। ये सुनकर लाइकॉन को उत्तेजना का माहौल महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति ने उसके दिल में राहत को धोखा दिया। उन मायावी हत्यारों ने उसके दिमाग में एक गहरी छाया छोड़ दी थी, एक छाया इतनी भारी थी कि उसने उसकी खेती में भविष्य की किसी भी प्रगति को अवरुद्ध करने की धमकी दी थी। जब तक वह डर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसकी ताकत हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। और एक को कुचलने के फैसले ने उसे उम्मीद दी कि छाया को हटाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही निर्णय लिया गया, एक भारी का सैनिक अचानक एक जरूरी रिपोर्ट के साथ हॉल में घुस गया। अध्यक्ष, सम्मानित शेयरधारकों, कुछ ऐसा है जो मुझे विश्वास है कि आपको सूचित किया जाना चाहिए। मैनहट्टन सिटी के ठीक बाहर काले कवच पहने 500 योद्धा दिखाई दिए हैं। काले बख्तरबंद योद्धा। हॉल में हर कार्यकारी, जिसमें खुद एथन भी शामिल था, शब्दों पर गहराई से भौहें चढ़ा देता था। लेकिन लाइकॉन की प्रतिक्रिया अलग थी। जैसे ही उसने वर्णन सुना, उसका चेहरा सदमे और आतंक से मुड़ गया। काले बख्तरबंद योद्धा, निश्चित रूप से यह वही सैनिक नहीं हो सकते जिन्हें उसने एक बार क्रॉसब्रिज साम्राज्य में देखा था। बिना बुलाए उसके दिमाग ने हायरूल वॉर अकादमी के मैदान से भयानक स्मृति को दोहराया। उन काले बख्तरबंद सैनिकों में से केवल 10 ही मौजूद थे, फिर भी उन्होंने एक ही रात में पूरी अकादमी शाखा को समतल कर दिया था। यहाँ तक कि अकादमी के शक्तिशाली प्रिंसिपल एवरेट भी लगभग नष्ट हो गए थे। गड़गड़ाहट की शक्ति जो विनाश के अलावा कुछ नहीं लाती थी, वह बर्बादी जिसने सब कुछ निगल लिया। अब भी इसे याद करने से लाइकॉन के दिल की धड़कन डर से बढ़ गई। और वे केवल 10 सैनिक थे। अब मैनहट्टन सिटी के बाहर 500 थे। यदि वे वास्तव में एक ही तरह के योद्धा होते। लाइकॉन ने जोर से निगल लिया। उसका गला सूख गया था क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। मैनहट्टन सेना की ताकत निर्विवाद थी, जो हायरूल युद्ध अकादमी की एक शाखा की तुलना में कहीं अधिक थी। फिर भी उन काले बख्तरबंद राक्षसों में से 500 का सामना करना पड़ रहा है। केवल एक निष्कर्ष ने उसके सिर को भर दिया। यदि ये वास्तव में वही सैनिक है, तो मैनहट्टन सेना समाप्त हो गई है। मानो अपने डर की पुष्टि करने के लिए शहर के द्वार की दिशा से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। इसके बल से दीवारें हल्की हिल गईं। एक और सांस बर्बाद किए बिना लाइकॉन पूरी गति से मीटिंग हॉल से फट गया। वह ऊंची दीवारों पर कूद गया। उसकी मन की शक्ति एक अदृश्य जाल की तरह बाहर की ओर फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसने दूर के फाटकों को स्कैन किया और वहां उसने उन्हें देखा। अशुभ काले रंग में पहने परिचित आंकड़े, उनके हर आंदोलन से विनाश की दमनकारी आभा निकलती है। एक पल में उसकी पीठ पर एक ठंडा पसीना फूट गया। उस शक्ति के दबाव ने उसकी जांच करने वाली मानसिक शक्ति को अभिभूत कर दिया और सेकंड के भीतर उसे पूरी तरह से कुचल दिया। जैसे ही उसकी मानसिक ऊर्जा बिखर गई, लाइकॉन लड़खड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और त्रस्त हो गया। आतंक ने उसकी आंखों में भर दिया, जिससे बचा हुआ कोई भी संयम दूर हो गया। कोई गलती नहीं थी, वह संभवतः गलत नहीं हो सकता था। मैनहट्टन सिटी के बाहर काले बख्तरबंद सैनिक वही राक्षस थे जिन्होंने हायरूल युद्ध अकादमी को नष्ट कर दिया था। फर्क सिर्फ संख्या का था। तब केवल 10 ही हुए थे, अब 500 उनके सामने खड़े थे। वे इससे कैसे लड़ सकते हैं? यह पागलपन है। लाइकॉन ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। इतने सारे और एक, क्या तुम पागल हो? नहीं, यह पागलपन नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। मैनहट्टन सेना को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और एक का संकल्प था। एहसास ने उसे ब्लेड की तरह मारा। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। और एक वास्तव में निर्दयी। केवल अब लाइकॉन को पूरी तरह से समझ में आया। एरेंडर सिटी में उनका जीवित रहना भाग्य नहीं था। नहीं, और एक ने उसे जीने दिया था। वह भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बख्शा गया था क्योंकि और एक को उसकी जरूरत थी। एक गाइड की जरूरत है। सीधे मैनहट्टन सिटी के लिए पगडंडी का नेतृत्व करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। यही कारण था कि काले बख्तरबंद सैनिक इतनी जल्दी यहाँ दिखाई दिए थे। लेकिन फिर भी उनमें से 500 को एक बार में भेजने के लिए ये निर्दय से परे था। ये रणनीति के लिए पागलपन था। तभी उसके मन में एक और विचार आया और उसका दिल और गिर गया। उसका चेहरा ताजा आतंक से मुड़ गया। कुछ गड़बड़ थी। यदि ये भयानक काले बख्तरबंद सैनिक द्वार पर खुले तौर पर दिखाई दिए होते, तो हत्यारे कहाँ थे? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे अनुपस्थित रहें। वे छायादार हत्यारे, घुसपैठ और खुफिया जानकारी के स्वामी थे। मैनहट्टन सिटी जैसी जगह में लक्ष्य और रहस्यों से भरे हुए हत्यारे अंधेरे से हमला करने के लिए सही विकल्प होंगे। लाइकॉन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपने मन की शक्ति को फिर से उजागर किया। सख्त रूप से आसपास की सफाई दी। शहर की सन्नाटा अचानक घुटन महसूस करने लगा। दुश्मन पहले से ही यहाँ था और असली शिकार अभी शुरू ही हुई थी। आसपास का वातावरण खाली था, हथियारों से पूरी तरह से रहित। और फिर भी लाइकॉन को पहले से कहीं अधिक डर लगा। उसकी प्रवृत्ति उस पर चिल्लाई कि वे भूत जैसे हत्यारे पहले से ही उसके आसपास थे। अदृश्य छायाएं उसकी हर हरकत को देख रही थी। वे हर जगह लग रहे थे। उनकी अनदेखी आंखें उस पर टिकी हुई थी। इस सनसनी ने उसके शरीर के हर बाल को सिरा बना दिया। एक भयानक बेचैनी उसके सीने में घुस गई, जिससे वह सब कुछ छोड़ने और भागने के लिए जंगली आवेग से भर गया। एक आदमी पागल हो गया है। लाइकॉन ने क्षेत्र के हर कोने के माध्यम से अपने दिमाग की शक्ति को पूरी तरह से बहा दिया। परत दर परत उन्मत्त रूप से खोज की। उसने खुद को सुरक्षात्मक कौशल से घेर लिया। उन्हें एक के बाद एक ढेर कर दिया। सबसे छोटा अंतर छोड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने स्वामित्व वाले हर जागृति उपकरण को भी बाहर निकाला, उनसे चिपके हुए जैसे कि वे उसकी जान बचा सकते हैं। उनकी पिछली मुलाकात का डर कम नहीं हुआ था। मौत के साथ वह ब्रश अभी भी उसकी हड्डियों में गहराई तक बना हुआ था। किसी की आत्मा को शरीर से लगभग फटा हुआ महसूस करने के लिए कोई भी कभी भी इस तरह के दुष्वप्न को 2 बार सहन नहीं करना चाहेगा। इस समय वह इच्छा जो कभी लाइकॉन के अंदर एक मजबूत योद्धा की थी, पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। इस बीच एथन और मैनहट्टन सेना के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य बैठक हॉल से बाहर निकल गए थे। उन्होंने भी अपने मन की शक्ति को फाटकों की ओर बढ़ाया। जब उन्होंने बाहर खड़े 500 काले बख्तरबंद सैनिकों को देखा, तो उनके चेहरे गंभीर और बदसूरत हो गए। अध्यक्ष, एक बुजुर्ग ने डरावनी आवाज में फुसफुसाया, ये और एक का तरीका है। उन्होंने इनमें से केवल 10 सैनिकों के साथ हायरूल युद्ध अकादमी को नष्ट कर दिया। अब उन्होंने 500 भेजे हैं। हमारी मैनहट्टन सेना, इस बार मुझे डर है कि कोई बच नहीं सकता है। पहले अध्यक्ष को तुरंत बुलाओ। दूसरा चिल्लाया, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई मौका नहीं बचेगा। लाइकॉन ने अपनी दिमागी शक्ति के माध्यम से एथन को एक हताश संदेश भेजा। उससे पहले अध्यक्ष को जगाने की भीख मांगी, लेकिन एथन का चेहरा शांत रहा। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उसने लाइकॉन की उन्मत्त दलील को नजरअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय सेना का एक शेयरधारक, एक हीरो रैंक स्तर 5 योद्धा अचानक आसमान में उड़ गया। उनकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने एक ठंडी टिप्पणी को पीछे छोड़ दिया था। चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी साफ कर दूंगा। इसके साथ ही उसकी आकृति दृष्टि से गायब हो गई। कुछ ही क्षण बाद काले बख्तरबंद योद्धाओं के सामने फिर से प्रकट हुई। उसे नहीं पता था कि इन सैनिकों का एक डरावना नाम था, डूम्सडे वॉरियर्स। यह एक ऐसा नाम था जिसे वह सीखने के लिए कभी भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। तुम 5वां शेयरधारक दहाड़ता है। उसकी आवाज हवा को हिला रही है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह इकट्ठा हो रहे हो? उसकी मन की शक्ति बाहर की ओर बढ़ गई। एक कुचलने वाली लहर सीधे सैनिकों पर निशाना साध रही थी, जो उनके मोर्चे पर वायलेट थंडर पर दबाव डाल रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर बढ़ती ऊर्जा की लहरों से चमक रहा था। देखो, उसके पीछे एक भाड़ी का सैनिक चिल्लाया। पांचवा शेरधारक स्वयं कार्रवाई कर रहा है। दीवारों से देख रहे मैनहट्टन सेना के सैनिक उत्साह में फूट पड़े। उनकी आंखें आशा से चमक उठी। उनके दिमाग में एक शेरधारक की ताकत अजेयता का प्रतिनिधित्व करती थी। कोई भी दुश्मन उन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि वायलेट थंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शब्दों को भी बर्बाद नहीं किया। उसकी बैंगनी टकटकी बस उठी, ठंडी और अटूट हो गई, क्योंकि उसने पांचवें शेरधारक को आगे बढ़ते हुए देखा। और फिर यह हुआ, उसके आसपास की जगह ढहने लगी। विनाशकारी शक्ति की लहरों के रूप में हवा मुड़ गई और बिखर गई, जैसे कि एक तूफान का रूप उसके सामने इकट्ठा हो गया। वायलेट थंडर पीछे नहीं हटे, वो पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वो जानबूझकर आगे बढ़ी। उसका पैर ड्रम की हड़ताल की तरह गिर गया। उसने उससे सीधे मिलने का फैसला किया। उसके आसपास की विनाशकारी शक्ति मजबूत और मजबूत होती गई, यहाँ तक कि पांचवें शेरधारक की ऊर्जा उसके शरीर से निकलती हुई उसे छूने से पहले उखड़ने लगी। दर्शक सदमे में हौंफने लगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। एक शेरधारक की शक्ति के लिए अपने आप सुलझना, प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने से पहले ही टूट जाना, यह अनसुना था। एथन की भौहें भी कस गईं, यहाँ तक कि वह भी हिल गया था। तो ये वो रहस्यमय शक्ति थी जिसे औरेक ने उनके रास्ते में रखा था। पांचवें शेरधारक का चेहरा सख्त हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने ये दुश्मन, खुद को विनाश करने वाली एक महिला, उसके दिल में इस तरह के भय को प्रेरित कर सकती है। भावना स्पष्ट थी, अगर वह जारी रहा तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसका अभिमान और आत्मविश्वास उसे डगमगाने नहीं देगा। एक गुर्राने के साथ उसने अपना हाथ उठाया और एक हथियार बुलाया, एक लंबी तलवार जो अजीब विदेशी शक्ति से भरी हुई थी। ब्लेड चमक रहा था, एक दुर्लभ और कीमती कलाकृति। हीरो रैंक योद्धाओं के बीच भी ऐसा हथियार तुलना से परे खजाना था। आत्मविश्वास उसकी आंखों में वापस टिमटिमा गया, क्योंकि उसके शरीर से हथियार में ऊर्जा डाली गई। तलवार की सतह भयानक शक्ति से स्पंदित हो रही थी और अधिक चमकीला और तेज चमक रही थी। दोनों हाथों से मूठ पकड़कर उसने एक ही निर्णायक प्रहार में ब्लेड को घुमाया। तलवार चिल्लाए, शुद्ध ऊर्जा का एक फ्लैश फूट पड़ा, जो आंख की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकता था। ब्लेड लाइट हवा में फैल गई, सीधे वायलेट थंडर की कमर को निशाना बनाकर उसे आधा में साफ करने की कोशिश कर रही थी। हमला निर्दयी था, जिसका मतलब लड़ाई को एक पल में समाप्त करना था। वायलेट थंडर का शरीर हवा की तरह अनुग्रह के साथ चला गया। उसने हल्की से छलांग लगाई, सहज सटीकता के साथ हड़ताल के रास्ते से बच गई। उसकी बैंगनी आंखें धधक उठी, उसकी पुतलियों के भीतर बिजली हिंसक रूप से चमक रही थी। अगर वह तलवार से लड़ना चाहता था तो ऐसा ही हो। वह संकोच नहीं करेगी। उसकी पीठ से उसने अपना खुद का एक हथियार निकाला, गहरे सुनहरे रंग की एक लंबी तलवार। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि उसका साथी, युद्ध में उसका साथी, उसके अस्तित्व से बंधा हुआ ब्लेड था। जैसे ही उसने उसे पकड़ लिया, उसकी आभा ज्वार की तरह उठते हुए ऊंची हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और फिर देखने वाले सभी लोगों को झटका लगा। वायलेट थंडर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी, गंभीर और श्रद्धापूर्ण थी। विनाश, मुझे अपनी ताकत दे, मेरे शरीर को बर्तन के रूप में अपनी शक्ति को एक बार फिर इस दुनिया में उतरने दो। जैसे ही उसके शब्द हवा में भर गए, उसका शरीर ऊपर उठने लगा। वह ऊपर की ओर तैरने लगी, चमकती हुई, और उसका फिगर बढ़ने लगा, बड़ी और बड़ी सूजन लगी। उसका रूप अपनी सीमाओं के खिलाफ दबाव डालने लगा। पलक झपकते ही वायलेट थंडर 3 मीटर लंबा एक विशालकाय के रूप में खड़ा हो गया। उसकी त्वचा गुब्बारे की तरह कसकर फैली हुई थी, कच्ची ऊर्जा से सूजी हुई थी, किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार थी। और फिर उतनी ही जल्दी उसका रूप वापस नीचे सिकुड़ गया। लेकिन वह बदल गई थी। विनाश की आभा उसे दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी, सघन, तेज, पहले से कहीं अधिक घातक। ऊपर आकाश ने जवाब दिया। काले बादल लुढ़क गए, हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे, तब तक फैल रहे थे जब तक कि उन्होंने सूरज को दोस्तों, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि आप स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वह बदल गई थी। विनाश की आभा उसे दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी, सघन, तेज, पहले से कहीं अधिक घातक। ऊपर आकाश ने जवाब दिया। काले बादल लुढ़क गए, हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे, तब तक फैल रहे थे जब तक कि उन्होंने सूरज को मिटा नहीं दिया। गड़गड़ाहट हुई, बैंगनी बिजली तूफान के भीतर कुंडलित हो गई, एक क्रोधी देवता की आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। थंडर, वायलेट थंडर फुसफुसाया, उसकी आवाज स्वर्ग की ओर एक आदेश की तरह गूंज रही थी, उतरो। आकाश विभाजित हो गया। तूफान के दिल से बैंगनी बिजली का एक बोल्ट नीचे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी चमक अंधा हो गई। इसने सीधे पांचवें शेरधारक पर प्रहार किया। इसकी अचानकता ने उसे चौंका दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा रंग से निकल गया। लगभग सहज रूप से उसने अपनी कीमती ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। गड़गड़ाहट से मिलने के लिए हताशा में ऊपर की ओर फिसल गया। विनाश और अभिमान के बीच टकराव शुरू हो गया था। इस ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक अवेकना हथियार गुणवत्ता में भिन्न थे। पांचवें शेरधारक के हाथ में तलवार एक ग्रेड गुणवत्ता की थी। ये सभी हथियारों में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन एक हीरो रैंक योद्धा के हाथों में इसे पहले से ही बेहतरीन और सबसे कीमती में से एक माना जाता था। लेकिन वह तलवार अब आकाश से उतरने वाली बैंगनी बिजली का सामना कर रही थी, विनाश की कच्ची शक्ति से प्रभावित बिजली। जिस क्षण ब्लेड और गड़गड़ाहट टकराई, परिणाम तय हो गया। एक गगनभेदी दरार के साथ तलवार तुरंत बिखर गई, चमक के टुकड़ों में टूट गई, जो मरते हुए सितारों की तरह बारिश कर रहे थे। वायलेट थंडर द्वारा एकत्र की गई विशाल शक्ति रुकी, एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। यह आगे बढ़ा, सीधे पांचवें शेरधारक की छाती में पटक दिया। प्रभाव ने उसे एक रैगडॉल की तरह उड़ने के लिए भेजा। उसका शरीर पहाड़ के माध्यम से टूट गया और एक पूरी चोटी को मलबे में बदल दिया। पत्थर के ढहने से ढलानों से नीचे गिरने वाले पत्थरों का तूफान आ गया। वे दुर्भाग्यपूर्ण भाड़े के सैनिक जो अभी तक पीछे नहीं हटे थे, उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। उनके शरीर हिमस्खलन के नीचे खूनी गूदे में कुचल दिए गए। हॉर्नफनी की आवाज हवा में भर गई। एथन और मैनहट्टन सेना के हर वरिष्ठ सदस्य ने दीवारों से तेजी से सांस ली। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। बहुत भयानक, ये शक्ति बहुत भयानक थी। ये किसी इंसान की ताकत बिल्कुल नहीं थी। यह आकाश का क्रोध था। आकाश का क्रोध था। विनाश की गड़गड़ाहट ही नश्वर दुनिया में लाई गई थी। यहाँ तक कि एथन ने भी अपनी अपार ताकत और अनुभव के बावजूद अपने विचारों को हिला दिया और उसका दिल अस्थिर पाया। एक पल के लिए वो खाली घूरता रहा, लगभग खुद को भूल गया। लेकिन सदमे की धुंध जल्द ही हट गई। उसकी जगह ठंडे संकल्प ने ले ली। वो हवा में छलांग लगाई। उसकी आभा धधक रही थी। बस वहां खड़े मत रहो, हमला। उनके चिल्लाने ने चकित अधिकारियों को जगा दिया। उन्होंने तत्काल नजरों का आदान प्रदान किया, फिर एक साथ आसमान में उठे। उनकी शक्तियां चकाचौंध करने वाली चमक में चमक रही थी। एक पल में रंगों के तूफान ने मैनहट्टन सिटी के ऊपर आकाश को रोशन कर दिया। काले बादलों की दमनकारी छतरी के नीचे उनकी रोशनी दर्जनों लघु सूर्यों की तरह चमक रही थी, जो युद्ध के मैदान को एक चमकदार तमाशे से रंग रही थी। जमीन पर भाड़े के सैनिकों ने खुशी जताई। उनके दिल आशा से भर गए। अध्यक्ष ने आखिरकार कार्रवाई की है। इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये सही है। अध्यक्ष की शक्ति के साथ चाहे दुश्मन कोई भी हो, वे हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते।
जाओ अध्यक्ष, इनको मैनहट्टन सेना की ताकत दिखाओ। लेकिन उसी क्षण वायलेट थंडर के पीछे के सैनिक 500 काले बख्तरबंद योद्धा चले गए। एक के रूप में उन्होंने अपनी तलवारें खोल दी। वायलेट थंडर के गहरे सुनहरे ब्लेड के विपरीत उनके हथियार एक अथाह काले रंग से चमक रहे थे, इतने अंधेरे कि वे अपने चारों ओर के प्रकाश को निगल जाते थे। फिर भी जैसे ही उन तलवारों ने अपनी म्यान छोड़ी, युद्ध के मैदान में एक कुचल दबाव बढ़ गया। इसकी तीव्रता में दम घुट गया। एक ही आवाज सुनाई दी, ठंडी और निर्दयी, हमारे स्वामी की आज्ञा से एक भाड़े की कोर को नष्ट कर दो। एक अन्य चिल्लाया, मैनहट्टन सेना लीग मर्सनरी कॉर्प्स के मुख्यालय के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए बिना दया के मार डालो। वायलेट थंडर ने अपनी तलवार उठाई, उसकी आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह उठने लगी। कोई जीवित नहीं बचे। डूम्सडे वॉरियर्स एक स्वर में दहाड़ने लगे। उनका काला कवच विनाशकारी प्रकाश से धधक उठा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने हथियारों को ऊंचा उठाया, अपनी शक्तियों को ऊपर की तूफान में लगा दिया। आकाश ने तुरंत जवाब दिया। काले बादल हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे, सूजन जैसे भीतर से उबल रहे हों। उनकी सतह पर अजीब काले बुलबुले बन गए। हर एक तरफ अंधेरा इतना नीच था कि यह वास्तविकता को ही भंग करने में सक्षम लग रहा था। दूर के पहाड़ों से चीख पुकार का एक कोरस आया, जानवर आतंक में चिल्लाते हुए। लेकिन ये अवज्ञा की गर्जना नहीं थी, वे निराशा के विलाप थे, प्राणियों की हताश प्रार्थनाएं जो स्वर्ग से अपनी जान बचाने की भीख मांगते थे। यहाँ तक कि सबसे सरल जानवर भी जानते थे कि अंत निकट था। डूम्सडे वॉरियर्स की शक्ति तूफान के साथ गूंज उठी। बादलों का कालापन गहरा हो गया और उनकी गहराई के भीतर बैंगनी बिजली चमकीली, भयंकर, अधिक उग्र हो गई। सुप्रशिक्षित, बिजली का एक बोल्ट बादलों से मुक्त हो गया और मारा। सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित। एक और ने पीछा किया, और दूसरा, और एक और अभी भी। 500 डूम्सडे वॉरियर्स, बैंगनी विनाश के 500 बोल्ट। आकाश विनाश का तूफान बन गया। मैनहट्टन सेना के योद्धा जो लड़ने के लिए ऊपर की ओर दौड़े थे, हवा में जम गए, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। देवताओं के क्रोध की तरह अंतहीन बिजली को उतरते हुए देखते ही उनका साहस टूट गया। क्या यह क्या है? एक हकलाते हुए बोला, ये वो दुश्मन है जिसका हम सामना कर रहे हैं। निराशा भारी थी, यहाँ तक कि एथन का चेहरा भी डर से मुड़ गया। उसके होंठ पीछे की ओर मुड़ गए, उसके दांत भींच गए, लेकिन उसकी आंखें अपने आतंक को छिपा नहीं सकी। उसने कभी ऐसी शक्ति की कल्पना नहीं की थी, कभी उम्मीद नहीं की थी कि काले बख्तरबंद सैनिक इतनी ताकत रखेंगे। क्या ये औरेक का छिपा हुआ हथियार था? क्या यह उसका तुरुप का पत्ता था? यदि ऐसा है, तो औरेक एथन की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। उसके दिमाग में एक अजीब विचार कौंध गया, बेतुका फिर भी अपरिहार्य था। मैनहट्टन सिटी को नष्ट करने के लिए इस तरह की भारी शक्ति अनावश्यक है। ये बहुत ज्यादा है, ये बेकार है, लेकिन यह वास्तविकता थी। डूम्सडे वॉरियर्स की ताकत का इस्तेमाल उन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए किया जा रहा था। आगे विरोध करने के लिए? क्या मजाक है? वे ऐसी शक्ति के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? जमीन पर भाड़े के सैनिक जम गए, उनके शरीर कांप रहे थे। उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। आकाश गड़गड़ाहट से जल रहा था, पृथ्वी कांप रही थी, विनाश से कंपन करने वाली हवा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। हर कोई तुरंत पीछे हटो। एथन की कमान युद्ध के मैदान में गरजती रही। अधिकारियों और सैनिकों ने संकोच नहीं किया। उन्हें किसी दूसरे आग्रह की आवश्यकता नहीं थी। तुरंत वे मुड़े और भाग गए। वे हमेशा से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी इस तूफान से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह की बिजली के खिलाफ किसी को भी आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन वायलेट थंडर उन्हें भागने नहीं देगा। वह आगे की ओर छलांग लगाए, उसका ब्लेड धधक रहा था, उसकी आवाज तूफान के ऊपर गर्जना कर रही थी। उन सभी को मार डालो। 500 डूम्सडे वॉरियर्स उसके पीछे दौड़ पड़े, उनके कदम जमीन को हिला रहे थे। बैंगनी बिजली आसमान में बह गई, ज्वार की लहर की तरह बाहर की ओर फैल गई। पहाड़ खुद ऐसे कांप रहे थे जैसे भूकंप से मारा गया हो। कुछ ही क्षणों में मैनहट्टन सिटी विनाश में डूब गया। बैंगनी गड़गड़ाहट बिना अंत के गिर गई, एक तूफान जिसने शहर को पूरी तरह से भस्म कर दिया। इमारतें बिखर गईं, सड़कें ढह गईं, सेना का गौरवशाली मुख्यालय पलक झपकते ही खंडहर में ढह गया। यहाँ तक कि जो लोग सीधे तूफान में खड़े नहीं थे, वे भी इसे सह नहीं कर सके। विशेषज्ञ रैंक अवेकर्स को मार दिया गया, उनके शरीर बल के तहत फट गए। जहाँ तक विशेषज्ञ रैंक से नीचे के लोगों की बात है, वे तुरंत मिट गए, बिजली की बारिश में धूल में बदल गए। चीखें उठी, फिर गायब हो गईं। कुछ बचे हुए लोग सभी दिशाओं में बिखर गए, हताश होकर भाग गए। ऊपर पास की एक पर्वत चोटी पर एथन और कई अन्य लोग खड़े थे, उनके चेहरे राख हो गए थे। उनकी निगाहें उस तूफान पर टिकी थी जिसने उनके शहर को निगल लिया था। बैंगनी चमक एथन के लोहे नीले चेहरे पर परिलक्षित हुई। उसने धीरे धीरे अपना हथियार खींचा, एक विशाल एस्ग्रेड युद्ध कुल्हाड़ी। उसकी शक्ति के फटने से हवा कांप उठी। हीरो रैंक लेवल 9, उसकी आभा ज्वार की लहर की तरह बढ़ गई, जिससे पहाड़ ही हिल गया। उनके विचार सरल थे, यदि वे गड़गड़ाहट से नहीं लड़ सकते थे, तो उन्हें सम्मन करने वालों को मारना होगा। एक दहाड़ के साथ उसने कुल्हाड़ी घुमाई। एक हड़ताल हुई, इतनी विशाल और भयानक कि ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी रोशनी उड़ी, तूफान बदल गया। बैंगनी बिजली मुड़ गई, अपने रास्ते में आ गई, और फिर कुल्हाड़ी की हड़ताल गड़गड़ाहट से आमने सामने मिली। इस झड़प ने दुनिया को सफेद रंग में जगमगा दिया। मैनहट्टन सिटी के ऊपर ऊर्जा की एक हिंसक टक्कर हुई। मैनहट्टन लीजन के अध्यक्ष के रूप में एथन के पास वास्तव में अपार ताकत थी। उनकी शक्ति निर्विवाद थी, दशकों की साधना और अधिकार की परिणति। यदि आज उसका दुश्मन मौलिक हत्यारे होते, तो शायद उसे अभी भी मौका मिल सकता था। अपनी ताकत से वह उनकी घुसपैठ का विरोध कर सकता था, उनकी छाया को कुचल सकता था, और कम से कम उनके हमले को रोक सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से एथन के लिए जो उसके सामने खड़ा था, वह हत्यारे नहीं थे। ये डूम्सडे वॉरियर्स था। ये गड़गड़ाहट से प्रभावित साधारण सैनिक नहीं थे, जैसा कि बाहरी लोगों ने कल्पना की थी। उन्होंने सच्चे विनाश का आदेश दिया। बिजली उनका हथियार नहीं थी, ये केवल किसी बहुत बड़ी चीज की अभिव्यक्ति थी, स्वयं विनाश का कच्चा सार। इस प्रकार जब एथन ने तूफान के खिलाफ अपना शक्तिशाली प्रहार किया, तो उसने बिजली को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया था। सच में उसने केवल इसे खिलाया था, अपनी ताकत को बर्बादी के अंतहीन चक्र में इंजेक्ट किया था। ऊपर के बादल अभी भी गहरे रंग के हो गए, छाया के सागर की तरह घूम रहे थे। गड़गड़ाहट कम नहीं हुई, ये सूझ गई। आकाश में बोल्ट की लकीरें दौड़ रही थी, हर एक पिछले की तुलना में तेज तेज घातक। आकाश के पार हर चमक ने नीचे के लोगों के दिलों को आतंक में डुबो दिया। जबकि वायलेट थंडर ने एथन को खाड़ी में रखा, अन्य डूम्सडे वॉरियर्स निष्क्रिय नहीं रहे। उनकी ठंडी आंखें मैनहट्टन सेना की रीढ़ की हड्डी की ओर मुड़ गई। कुलीन रैंक, विशेषज्ञ और यहाँ तक कि नायक जो विरोध करने के लिए हवा में उठे थे। और एक का आदेश पूर्ण था, मैनहट्टन सेना को मिटा दिया जाना था। उनसे बंधे हर भाड़े के सैनिक को मौत के लिए चिन्हित किया गया था। डूम्सडे वॉरियर्स ने सवाल नहीं किया, वे कभी नहीं हिचकिचाते, उनकी वफादारी निरपेक्ष थी। एक आदेश था, इसे पत्र के लिए किया जाएगा। और इस तरह वध शुरू हुआ। खंडहर सड़कों पर चीखें सुनाई दी, बेदी, दिल दहला देने वाली। एक के बाद एक सेना के योद्धा गिर गए। जो लोग पहले ही गड़गड़ाहट की तबाही देख चुके थे, उनमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वे झिझके, उनके दिल कांप रहे थे, उनका मन केवल भय से भर गया था। इस तूफान के खिलाफ प्रतिरोध अर्थहीन लग रहा था। डूम्सडे वॉरियर्स आगे बढ़े, ब्लेड ऊपर उठे, उनकी विनाशकारी शक्ति ज्वार की तरह नीचे गिर गई। उनके खिलाफ भाड़े के सैनिकों की रक्षा लगभग तुरंत ही ढह गई। खून का छिड़काव, शव गिर गए। अभिजात वर्ग को दरांती के नीचे घास की तरह काट दिया गया था। मरने वालों की चीखें हवा में भर गईं, लेकिन काले बख्तरबंद सैनिक अविचलित थे। उन्होंने flinch.freewebnovel.com नहीं किया, उन्होंने धीमा नहीं किया। उनके चेहरे स्टील के मुखौटे के पीछे छिपे हुए थे। उनका एकमात्र उद्देश्य और एक की इच्छा का निष्पादन था। कुछ भाड़े के सैनिकों, यह महसूस करते हुए कि मृत्यु निश्चित थी, हताश अवज्ञा में खुद को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने द्वारा छोड़े गए सभी के साथ लड़ाई लड़ी, इस उम्मीद में कि कम से कम उनके हथियारों पर एक निशान छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनका प्रतिरोध दयनीय था। विनाश के तूफान से पहले उनके ब्लेड टूट गए, उनके शरीर चकनाचूर हो गए।
गड़गड़ाहट ने उन्हें पूरा निगल लिया। तेज दिमाग वाले लोग जल्दी ही सच्चाई समझ गए। लड़ने का मतलब मौत था, भागने का मतलब अभी भी जीवित रहना हो सकता है, और इतने सारे भागने के लिए मुड़ गए। सेना को छोड़ना बेहतर है, गर्व को दूर करना बेहतर है, अगर इसका मतलब जीवन से चिपके रहना है। लेकिन वायलेट थंडर ने शुरू से ही इसका अनुमान लगा लिया था। जिस क्षण भाड़ी के सैनिक दौड़ने के लिए मुड़े, डूम्सडे वॉरियर्स के दस्ते एक के रूप में चले गए। भेड़ चराने वाले चरवाहों की तरह उन्होंने भगोड़ों को घेर लिया, उन्हें सटीक समन्वय के साथ एक साथ चलाया। फिर एक बार जब भगोड़े एकत्रित हो गए तो सैनिकों ने अपनी तलवारें आकाश की ओर उठा ली। आकाश ने उत्तर दिया। दर्जनों बैंगनी बोल चिल्लाए, जिससे हवा अलग हो गई। रात दिन की तरह चमक उठी जैसे ही गड़गड़ाहट हुई। चीखें संक्षिप्त थी, फिर चुप्पी। तूफान में पकड़े गए हर भाड़ी के सैनिक को नष्ट कर दिया गया। हवा में बिखरी हुई राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वर्षों से मैनहट्टन सेना ने गिनती से परे पाप किए थे। उन्होंने शोषण किया था, गुलाम बनाया था, हत्या की थी और लूट ली थी। और एक उनके अपराधों को स्पष्ट रूप से जानता था, जैसे कि उसने खुद बही खाता लिखा हो। उनके लिए ये केवल युद्ध नहीं था, ये न्याय था। उनमें से एक भी दया का पात्र नहीं था। गड़गड़ाहट फिर से शुरू हुई, पहले से कहीं अधिक जोर से। बादल छटपटा रहे थे, अंतहीन बिजली से चमक रहे थे। भाड़ी के सैनिकों के लिए अभी भी जीवित है। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार भर गया, खत्म हो गया, हम समाप्त हो गए हैं। डॉट डॉट डॉट। एथन खुद संघर्ष कर रहा था। वह वायलेट थंडर के साथ बार बार संघर्ष करने के लिए मजबूर था। उसका ब्लेड विनाश में था, जबकि उसकी आंखें नीचे फैली तबाही को ट्रैक कर रही थी। हर बार जब उसके सैनिकों का एक और दस्ता मिटा दिया गया तो उसका दिल ठंडा हो गया। वह इसे देख सकता था। सेना समाप्त हो गई थी, कोई भी चमत्कार उन्हें नहीं बचाएगा। एक और दिन जीना बेहतर है, उसने गंभीर रूप से सोचा। जीना बेहतर है और सही समय आने पर फिर से हड़ताल करना। बदला लेने का विचार फीका पड़ गया। अब उसका मन केवल जीवित रहने पर केंद्रित था। ये सैनिक बहुत मजबूत थे, बहुत भयानक थे। उसने औरिक को पूरी तरह से कम करके आंका था, और फिर उसने इसे देखा। मैनहट्टन सिटी के खंडहरों के नीचे एक मार्ग खुलता है। पहाड़ों की ओर फैली एक अंधेरी सुरंग। भाड़ी के सैनिक अंदर फिसल रहे थे, गहराई में भाग रहे थे। एथन की आंखें चमक उठी। यदि वह मार्ग से पहाड़ों तक पहुंच सकता है तो वह गायब हो सकता है। उसकी गति के साथ डूम्सडे वॉरियर्स उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उत्तरजीविता पहुंच के भीतर थी, लेकिन जैसे ही उसके भीतर आशा की चिंगारी जगी, सुरंग से चीखें फूट पड़ी। भयानक भेदी चीखें। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ रैंक के भाड़ी के सैनिकों को मार के अंदर काट दिया गया। उनकी विभाजित लाशें वापस खुले में फेंक दी गईं, गंदगी में गिर गईं। एथन जम गया, उसका खून ठंडा हो गया। यह एक घात था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सुरंग पर पहले से ही किसी अन्य दुश्मन का कब्जा हो जाएगा, जिसका पता लगाना कहीं अधिक कठिन है। बचे हुए लोग अविश्वास से देखते रहे, यहाँ तक कि एथन के पक्ष के शेरधारक भी अवाक रह गए। उनकी आंखें चौड़ी थी, ये समझने में असमर्थ थी कि अभी क्या हुआ था। लेकिन लाइकॉन समझ गया। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसका चेहरा पागलपन से मुड़ गया क्योंकि वह चिल्लाया, उसकी आवाज टूट गई। ये वे हैं, ये भूत है। मुझे पता था कि वे यहाँ होंगे। वे कभी दूर नहीं रहेंगे। भूत यहाँ हैं, हम सब मरने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सभी, हम में से हर आखिरी। उसकी हंसी जंगली, टूटी हुई हिस्टीरिया के किनारे पर थी। सच्चाई ने उसे कुतर दिया। उसने एक बार खुद को एरेंडर सिटी से बचने के लिए भाग्यशाली माना था। उसने सोचा था कि भाग्य ने उसे बख्श दिया है, लेकिन अब उसने सच्चाई देखी, उसका जीवित रहना बिल्कुल भी भाग्य नहीं था। ये औरिक के डिजाइन का हिस्सा था, एक क्रूर मजाक जो उसे यहाँ ले जा रहा था। कोई बच नहीं सकता था। लाइकॉन अपने घुटनों पर गिर गया। पछतावा उसके सीने पर टूट पड़ा। उसने उन सभी को बर्बाद कर दिया था। यह मैं था, मैं सेना के लिए विनाश लाया। और फिर भी, अब भी, ये जानते हुए भी उसने खुद को स्वीकार किया, अगर उसे एक और मौका दिया जाता तो वह अभी भी मैनहट्टन सिटी लौटने का विकल्प चुनता। वह अभी भी जीवन से चिपके रहते, भले ही इसका मतलब हर किसी को शाप देना हो। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मैं गलत था, मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना माथा जमीन पर दबा लिया। उसकी इच्छा टूट गई थी, उसकी हिम्मत चली गई। उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। एथन के होंठ घृणा से मुड़े हुए थे। उसने लाइकॉन के दयनीय प्रदर्शन पर चुपचाप शाप दिया, लेकिन समय नहीं था। वायलेट थंडर ने फिर से प्रहार किया। उसकी तलवार धधक रही थी क्योंकि वह तूफान के माध्यम से उसकी ओर बढ़ रही थी। एथन ने उससे मिलने के लिए अपना हथियार उठाया, लेकिन तभी उसके गाल पर कुछ ब्रश किया। हल्की हवा, वह जम गया। यहाँ हवा नहीं चल रही थी, विनाश के तूफान के बीच नहीं। जब तक एक तेज डंक उसके कंधे में घुस गया। एथन की प्रवृत्ति चिल्लाई। वह तुरंत घूमता रहा, आंखें सिकुड़ जाती हैं, अदृश्य हमलावर की तलाश कर रही हैं। भूत आ गए थे और असली दुष्वप्न तो बस शुरुआत ही हो रहा था। लानत है, मुझ पर कौन हमला कर रहा है? एथन ने जोर से शाप दिया। उसकी आंखें सभी दिशाओं में घूम रही थी, सावधानी से तेज। कुछ ही क्षण पहले उसे एक हल्की हवा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कोई हत्या का इरादा नहीं, कोई ऊर्जा तरंग नहीं, कोई हलचल नहीं। और फिर भी वह मारा गया था। लाइकॉन के शब्द अचानक उसके दिमाग में फिर से उभर आए, भूत जैसे हत्यारों की चेतावनियां। क्या ऐसा हो सकता है कि तथाकथित भूत हत्यारे आखिर असली थे? यदि हाँ, तो अचानक सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी एथन ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। यदि वे हत्यारे वास्तव में भूत थे तो वे अजय नहीं थे। आखिरकार वह हल्की हवा को महसूस करने में कामयाब रहा था। उसकी धारणा ने कुछ पकड़ लिया था, हालांकि छोटा था। इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी एक मौका था। इस विचार ने उसे स्थिर कर दिया। उसने खुद को धीमी सांस लेने की अनुमति दी। लेकिन जबकि एथन को कुछ आश्वासन मिला, मैनहट्टन सेना के भाड़ी के सैनिक इतने भाग्यशाली नहीं थे। मौलिक हत्यारों ने अपना काम शुरू कर दिया था। अराजकता में भाड़ी के सैनिक तितर-बितर हो गए थे, अंधी हताशा में भाग रहे थे। वे मुश्किल से अपना बचाव कर सकते थे। छाया में छिपे अदृश्य ब्लेड का विरोध करना तो दूर की बात है। खामोशी में गले रेत दिए गए, टूटे हुए पत्थरों पर खून का छिड़काव किया गया और एक के बाद एक वे चौड़ी हतप्रभ आंखों से ढह गए। ये मैनहट्टन सेना के अभिजात वर्ग थे। पुरुषों और महिलाओं ने वर्षों के प्रशिक्षण, संसाधनों और रक्त के माध्यम से जाली बनाई। और फिर भी इस लड़ाई में वे वर्ग के लिए मेमनों के अलावा और कुछ नहीं थे। सबसे भयानक, वे बिना जाने मर गए कि उन्हें किसने मारा था। और एक एथन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। जब उसने अपने डोमेन का विस्तार किया तो उसका रोष बाहर की ओर फट गया, जो कि छिपे हुए दुश्मनों को खुले में खींचने के लिए शक्ति का एक क्षेत्र था। लेकिन उसने आगे जो देखा उसने लगभग उसे खून की उल्टी कर दी। लड़ाई शुरू हुए मुश्किल से 10 मिनट बीते थे और उस समय में सेना के अभिजात वर्ग को आधा कर दिया गया था। आधा सोने, खून और लोहे के अनुशासन के माध्यम से उसने टुकड़े टुकड़े करके जो रीढ़ की हड्डी बनाई थी उसे ऐसे फाड़ा जा रहा था जैसे कि वे बूचर खाने में सुआ हूं। उसकी दृष्टि क्रोध से तैर गई। वह शापित और एक, उसे ऐसी शक्ति कहां से मिली? नहीं, उसे इसे बदलना पड़ा। यदि नहीं तो सेना मिटा दी जाएगी। उसका हाथ उसके वस्त्रों में पहुंचा और एक घिसी पिटी प्राचीन पॉकेट घड़ी निकाली।
उसकी उंगलियां कड़ी हो गईं। पहले अध्यक्ष, वह बुर्राया, कृपया अपनी नींद से जागो। मैनहट्टन सेना विनाश का सामना करती है। जागो, अब जागो। उसने अपने दिमाग की शक्ति को पॉकेट घड़ी में डाल दिया, इसे ऊर्जा से भर दिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। बहुत दूर पहाड़ों के भीतर गहरे एक अगोचर गुफा कांपने लगी। ऊर्जा पानी में गिराए गए पत्थर की तरह बाहर की ओर लहरा रही थी। लहरें लहरें बन गईं, लहरें तूफान बन गईं। तुम मूर्खों, तिरस्कार से भरी एक आवाज गरजी, ऐसे क्षण में मुझे जगाने के लिए। यदि यह जीवित रहने का संकट नहीं होता तो मैं तुम्हारे प्रत्येक बेकार सिर को काट डालता। उस उग्र धौंकनी के साथ एक आकृति दिखाई दी जो क्षितिज के पार चमकती थी। वह मैनहट्टन सिटी के ऊपर खड़ा हो गया। authority.freewebnovel.com। वह भाड़े के सैनिक की तरह नहीं दिखता था। उनकी आकृति एक विद्वान के वस्त्र में पहने हुए थी, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत, नीचे खुरदरे खून से लथपथ योद्धाओं के खिलाफ स्पष्ट थी। हवा ही उसके सामने झुक गई। एथन का चेहरा राहत में टूट गया। सांस छोड़ते ही उसके तनावग्रस्त कंधे शिथिल हो गए। अध्यक्ष रोजवुड, अंत में तुम जाग गए हो। शीशम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मैनहट्टन सिटी के खंडहरों की ओर अपनी निगाहें मोड़ने से पहले एथन को केवल एक खारिज करने वाली नजर दी। उसके चेहरे पर सदमा चमक उठा। यह क्या है? वह चिल्लाया। मैनहट्टन सिटी को नष्ट करने की हिम्मत किसने की? क्या वे नहीं समझते कि हमें क्रोधित करने का क्या मतलब है? उसने हाथ उठाया। तूफान की तरह उससे ऊर्जा फट गई जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह रही थी। पहाड़ कांप उठे। शक्तिशाली पेड़ आधे में टूट गए जैसे कि वे केवल टहनियां हों। रोजवुड की उपस्थिति ने अकेले युद्ध के मैदान को बदल दिया। फिर उसकी आंखें ऊपर की और मुड़ गईं। काले बादल, बैंगनी गड़गड़ाहट, आकाश में दमनकारी विनाश। एक उपहास उसके होठों को छू गया। गड़गड़ाहट को बुलाने के लिए कम से कम आप पूरी तरह से बेकार नहीं है, वह बुदबुदाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मैनहट्टन लीजन को चुनौती दे सकते हैं तो आपने गलत लक्ष्य चुना है। उसने अपनी हथेली उठाई। उसके हाथ में शुद्ध चमकदार प्रकाश का एक गोला बन गया जो एक तारे के दिल की तरह चमक रहा था। जाओ, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उन्हें सच्ची शक्ति दिखाओ। सफेद गोला ऊपर की ओर बढ़ गया, कोमल और सहज, जैसे कि यह सबसे तुच्छ चीज हो। लेकिन परिणाम तुच्छ से बहुत दूर थे। वायलट थंडर दूर से देख रहा था, जैसे ही ओग बादलों को छू रहा था। थोड़ा भौहें चढ़ा ली। ये जहां भी गुजरा तूफान सुलझ गया। काले बादल शून्य में ढह गए। भयंकर बिजली के बोल्ट प्रहार करने से पहले ही ढह गए। ओग ने उन सभी को मिटा दिया, जैसे चाक एक बोर्ड से पोंछा जाता है, जैसे स्याही पानी में घुल जाती है। केवल कुछ ही सांसों में मैनहट्टन सिटी को कवर करने वाला आधा तूफान चला गया था। भाड़े के सैनिक राहत में चिल्लाए। उसने ये किया, पहले अध्यक्ष ने कार्य किया है। हम बच गए हैं। शीशम अजय है। क्या आप भी जानते हैं कि वह कौन है? शीशम कभी रॉयल्टी था, एक राजा। हालांकि शाही परिवार नष्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने नाम बरकरार रखा। वह केवल एक अध्यक्ष नहीं है, वह बिना ताज के राजा है। बचे लोगों के माध्यम से आशा बढ़ गई। सेना का मनोबल कुछ क्षण पहले कुचला और बिखरा हुआ एक लौ की तरह पुनर्जन्म हुआ। रोजवुड की शक्ति निर्विवाद थी। वह सेना का सबसे मजबूत अस्तित्व था, उनकी नींव, उनका स्तंभ। उसकी ताकत मास्टर रैंक के इतनी करीब थी कि कई लोग पहले से ही फुसफुसा रहे थे कि वह दहलीज को पार कर गया था। पूर्व में कुछ ही थे जो उसकी बराबरी कर सकते थे। ऐसी ताकत के खिलाफ क्या और एक वास्तव में प्रबल हो सकता है? क्या वह वास्तव में इसका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत शक्तियों को कमांड कर सकता है? संतुलन बदलते ही युद्ध का मैदान कांप उठा। एक आदमी का आगमन अनगिनत योजनाओं को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। वह एक सच्चे बिजली घर का वजन था। भाड़े के सैनिकों ने रैली करना शुरू कर दिया। रोजवुड की आभा की ओर भागने लगे जैसे कि यह एक अभयारण्य हो। उनका डोमेन हल्के ढंग से फैल गया और मौलिक हथियारों की हरकतें लड़खड़ा गईं, उनकी भारी उपस्थिति से अवरुद्ध हो गईं। हाँ, सेना ने अपने आधे अभिजात वर्ग को खो दिया था, लेकिन रोजवुड को कोई चिंता नहीं थी। उनकी ताकत से नए अभिजात वर्ग को जाली इकट्ठाया भर्ती किया जा सकता है। शक्ति ने वफादारी खींची और उसने शक्ति को मूर्त रूप दिया। लेकिन जैसे ही आत्मविश्वास लौट आया, ये हुआ। रोजवुड के सिर के पीछे चांदी की रोशनी की एक चमक दिखाई दी। एक ठंडी चमक, इतनी तेजी से कि उसके पास भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। अगले दिल की धड़कन में पूरी सेना की स्तब्ध निगाहों से पहले रोजवुड का सिर उसके कंधों से साफ रूप से काट दिया गया था। ये हवा में धीरे धीरे घूमते हुए ऊपर की ओर उड़ गया। लाल रंग के फव्वारे की तरह खून फूट पड़ा। एथन के शरीर पर गर्म और गीला बारिश हो रहा था। समय जमने लगा। मैनहट्टन सेना का सबसे मजबूत स्तंभ, प्रथम अध्यक्ष, वह व्यक्ति जिसे वे अजय मानते थे, एक पल में मर गया। मैनहट्टन सिटी, मौन, युद्ध का मैदान जो कुछ क्षण पहले गड़गड़ाहट, चीखों और अराजकता से भरा हुआ था, अचानक मौत के रूप में चुप हो गया। हर टकटकी हवा में एक बिंदु पर टिकी हुई थी। रोजवुड का सिर जो कभी अजय प्रथम अध्यक्ष का था, अभी अभी काट दिया गया था और आकाश में ऊंचा फेंक दिया गया था। यह नहीं हो सकता था, यह नहीं होना चाहिए। फिर भी ये दृश्य निर्विवाद था। कोई घबराहट नहीं थी, यहाँ तक कि झटका भी नहीं, केवल खाली अविश्वास था। भाव जम गए, आंखें चौड़ी हो गईं और कोई नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह उनकी समझ से परे था, जो वे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर सकते थे। ये कैसे हो सकता है? रोजवुड, वह आदमी जिसकी ताकत मास्टर रैंक के असीम रूप से करीब थी, उसे सब्जी काटने के रूप में आसानी से मार दिया गया था। नहीं, असाध्य, एक बुरा सपना। कई लोगों ने गुस्से से अपनी आंखें रगड़ी, जैसे कि एक ड्रम को मिटा रहे हों। फिर भी सच्चाई बनी रही। कटा हुआ सिर गिर गया, एक बार खून से लथपथ पृथ्वी के खिलाफ उछल गया और लुढ़क गया। ये वास्तव में अध्यक्ष रोजवुड का सिर है। किसी ने हौंकते हुए आवाज उठा। लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता है? वास्तव में कैसे? शीशम केवल 10 मिनट से भी कम समय पहले दिखाई दिया था। उसने अपनी ताकत झोंक दी थी, तूफान को भंग कर दिया था और उनकी आशा को फिर से जगा दिया था। फिर भी कुछ ही सेकंड में वह मारा गया था। उसका सिर उसके शरीर से फट गया था। ऐसी भयानक शक्ति किसके पास हो सकती है? हर जीवित भाड़े के सैनिक के दिल बर्फीले भय से भींच गए। डर प्लेग की तरह फैल गया। लेकिन फिर कुछ बदल गया। रोजवुड का सिर जमीन पर नहीं रहा, ये फिर से उठा, अदृश्य बल द्वारा उठाया गया, हवा में वापस तैर गया। हीरो रैंक और उससे ऊपर के जागरण तुरंत समझ गए, ये जीवन नहीं था, यह मन की शक्ति थी। जब एक जागृति करने वाले ने मास्टर रैंक की ओर दहलीज पार की, तो मन की शक्ति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। हालांकि रोजवुड कभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा था। दशकों के शोध ने उनकी आत्मा को एक दुर्जय शक्ति में सम्मानित किया था।
बिना शरीर के भी उसकी मन शक्ति ने उसे बनाए रखा। कुछ समय के लिए कम से कम वह कायम रह सकता था, लेकिन अंधेरे में छिपे हत्यारों का उसे वह समय देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसका सिर तैर गया, अगली हड़ताल गिर गई। इस बार कई लोगों ने हमलावर को देखा। सोने की एक चमक, कवच सूरज की तरह चमक रहा है। सोने का हत्यारा वह वही था जिसने रोजवुड के सिर पर दावा किया था, और अब उसने फिर से प्रहार किया। उसका ब्लेड बिजली की तरह था, उसकी हरकतें मौत की तरह ही खामोश थीं। गोल्ड हत्यारा विकसित हुआ था। उनकी उन्नति के बाद उनकी शक्ति का हर पहलू बढ़ गया था। उसकी चुप्पी तेज थी, उसकी गति घातक थी, उसका हत्या का इरादा शुद्ध था। इतना कि एक सच्चे मास्टर रैंक विशेषज्ञ को भी बिना तैयारी के पकड़े जाने पर मारा जा सकता है। शीशम, जो अभी भी केवल हीरो रैंक के शिखर पर था, कसाई के ब्लेड से पहले एक मिनट से ज्यादा कुछ नहीं था। सुनहरी तलवार एक बार फिर कट गई। रोजवुड के तैरते हुए सिर के टुकड़े धूल में बिखर गए। उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए गायब हो गई। मैनहट्टन सेना का सबसे मजबूत हिस्सा चला गया था। युद्ध का मैदान निराशा में ढह गया। उसी समय अन्य मौलिक हत्यारे अंदर चले गए। उनकी छाया खंडहरों में फैल गई, कागज के माध्यम से चाकू की तरह भाड़े के सैनिकों को काट रही थी। एलिट रैंक के सैनिक झुंड में गिर गए। उनकी चीखें मौन में समाप्त होने से पहले कुछ क्षणों के लिए गूंज रही थी। विशेषज्ञ रैंक लड़खड़ा गए, खून बह रहे घावों पर जकड़े हुए, केवल चौड़ी अविश्वासी आंखों के साथ रहने के लिए, क्योंकि उनका गला रेत दिया गया था। एक एक करके मैनहट्टन सेना के तथाकथित अभिजात वर्ग race.freewebnovel.com गए। कुछ ही मिनटों में जो सेना कभी पूरे प्रांत पर हावी थी, वह चली गई। एथन जम गया। उसके होंठ कांप रहे थे। निराशा के रूप में उसकी छाती हिल गई। यहाँ तक कि रोजवुड पहले अध्यक्ष, उनकी आखिरी उम्मीद, उनका स्तंभ एक ही हड़ताल में गिर गया था। वह एथन, एकमात्र हीरो रैंक लेवल 9, जीवित रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है? अब वह लाइकॉन के पागलपन को समझ गया। अब वह अपनी निराशा को समझ गया। ऐसे शत्रुओं के खिलाफ कोई जीत नहीं थी, कोई रास्ता नहीं, केवल मौत। और फिर भी एथन मरना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब एक और सेकंड, एक और सांस जीना था, तो वह इससे चिपक जाएगा। तो वह भाग गया। वह युद्ध के दिल से टूट गया। उसकी आभा छिपी हुई थी, उसकी गति अपने चरम पर थी। वायलेट थंडर ने पीछा नहीं किया। उसका काम कहीं और था। रोजवुड की पिछली हड़ताल ने तूफान के बादलों को बिखेर दिया था, जिससे बैंगनी बिजली तितर-बितर हो गई थी। अब वायलेट थंडर ने अपना ब्लेड फिर से उठाया। उसकी आवाज गंभीर आदेश में बढ़ रही थी, क्योंकि उसने एक बार फिर विनाश के लिए बुलाया। आसमान ने आज्ञा का पालन किया। बादल उबल गए, बिजली लौट आई, तूफान में सुधार हुआ, पहले से ज्यादा मजबूत। और एक के आदेश स्पष्ट थे, विनाश को गड़गड़ाहट का रूप लेना चाहिए। और वायलेट थंडर अवज्ञा नहीं करेगा। एथन का भागना अर्थहीन था। तूफान ने ही उसका शिकार किया। नए बादल ज्वार की तरह फैल गए, और बैंगनी बिजली के बोल्ट अब यादृच्छिक रूप से नहीं गिरे। उन्होंने लक्ष्य चुना। खंडहरों के माध्यम से दौड़ने वाले भाड़े के सैनिकों ने खुद को चिन्हित पाया, और एक एक करके बिजली उन पर उतरी। यहाँ तक कि शेयरधारकों, जो एक बार उच्च और शक्तिशाली थे, उनकी गरिमा छीन ली गई थी। उनकी चीखें रात भर बजती रही, क्योंकि वे भयभीत कुत्तों की तरह तितर-बितर हो गए। जहां भी वे दौड़े वहां बिजली गिरती रही। एथन की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ, और एक के लिए मैनहट्टन सेना एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। वे कभी बराबर नहीं थे। वे कभी भी एक ही स्तर पर नहीं थे, और इसलिए केवल एक ही रास्ता बचा था, चलाना। किसी भी कीमत पर भागो, पहाड़ों में भाग जाओ, शायद तब वह बच सकता है। इस बीच गोल्ड हत्यारा पहले ही काम करना शुरू कर चुका था। लूटपाट। हाँ, वह लाशों पर झुक गया। उसका सुनहरा कवच टिमटिमाते तूफान में चमक रहा था। उसका ब्लेड खून से लथपथ था। लेकिन वह अब हत्या नहीं कर रहा था। वह खोज रहा था हथियार, सिक्के, कौशल पुस्तकें, ध्यान, नियमावली, मूल्य का कुछ भी। और एक लड़ाई से पहले स्पष्ट था, बर्बाद मत करो, पीछे मत छोड़ो, उनसे सब कुछ छीन ले। उनके संसाधन अब हमारे हैं। मैनहट्टन सेना समृद्ध थी, एक महान शक्ति थी जिसमें धन से भरी हुई तिजोरियां थी। अब उस धन को क्रॉसब्रिज साम्राज्य में वापस ले जाया जाएगा। विनाश मिशन का एक हिस्सा था, लूट दूसरी थी। आधे घंटे बाद एक अकेला यात्री मैनहट्टन शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरा। वह रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें चोरी हो गईं। यह मैनहट्टन सिटी नहीं हो सकता है। उसे याद आया, समृद्ध धनी केंद्र चला गया था। इसके स्थान पर केवल खंडहर, आग और धुआं पड़ा था। क्या यहाँ क्या हुआ? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके माध्यम से दहशत फैल गई। वह मध्य जिले की ओर, महान बैठक कक्ष की ओर दौड़ा। लेकिन हॉल चला गया था। सेना का विशाल किला मलबे के अलावा और कुछ नहीं था। जमीन से पत्थर का एक कंकाल निकल रहा था। मुझे कौन बता सकता है यहाँ क्या हुआ? और भी आंकड़े आए। बड़ी ताकत के जागरणकर्ता गड़गड़ाहट से खींचे गए। वे भी तबाही से स्तब्ध होकर रुक गए। यह मैनहट्टन शहर था, ये बंजर भूमि। ऐसी शक्ति का उपयोग कौन कर सकता है? मैनहट्टन सेना को एक ही रात में कौन मिटा सकता है? कोई मुझे बताओ। एक आवाज फट गई, डर से कांप रही थी। ये किसने किया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल तूफान अभी भी आकाश में गड़गड़ाहट कर रहा है। खंडहरों के माध्यम से विनाश की गूंज फुसफुसा रही है। उपस्थित शक्तिशाली हस्तियों ने सावधान निगाहों का आदान प्रदान किया। प्रत्येक ने दूसरों की आंखों में सदमे और भ्रम को पड़ा। हम अभी आए हैं, उनमें से एक ने बुदबुदाया। हमें नहीं पता कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। मैं विवरण भी नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, मैनहट्टन सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, दूसरे ने गंभीर रूप से कहा। यहाँ रास्ते में मैंने हर जगह लाशें देखी। पूरी सड़कें मृतकों से अटी पड़ी थी। मैंने उनमें से एक को पहचान लिया। एक तीसरी आवाज ने कहा, एक शेयरधारक, एक विशेषज्ञ रैंक स्तर 9। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। उनके शब्दों के वजन ने दूसरों को चुप करा दिया। हमने जो देखा है उसे देखते हुए उन्होंने जारी रखा, मैनहट्टन सेना को केवल पराजित नहीं किया गया था, उन्हें अकल्पनीय शक्ति की शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। freewebnovel.com। सभा में सन्नाटा छा गया। भयानक, किसी और ने फुसफुसाया। अगर मैनहट्टन सेना को इतनी आसानी से मिटाने में सक्षम शक्ति वास्तव में मौजूद है, तो हम किस तरह के राक्षस से निपट रहे हैं? और शरीर अभी भी गर्म है, एक अन्य ने बताया। उसका स्वर भय से भरा हुआ था। इसका मतलब है कि जिसने भी ऐसा किया वह कुछ क्षण पहले ही यहाँ था। क्या ये हो सकता है? एक आवाज कांप उठी कि पूरा पूर्व जल्द ही फिर से अराजकता में पड़ जाएगा। संभावना हवा में भारी थी। ये अराजकता में पड़ जाएगा। संभावना हवा में भारी थी। ये संभावना से अधिक था। यदि निकट मास्टर रैंक रोजवुड को भी मारने के लिए पर्याप्त मजबूत बल छाया से उभर सकता है, तो पूर्व का संतुलन टूट जाएगा।
तूफान उठेंगे, गठबंधन टूट जाएंगे। पहले से कहीं अधिक बड़ी लहर बन रही थी जो राष्ट्रों में फैलने के लिए तैयार थी। नहीं, एक लहर नहीं, एक अविश्वसनीय ज्वारीय लहर। और इस सब के केंद्र में एक नाम था जो भय और विस्मय में फुसफुसाया था। और एक ऐसा लगता है कि हम पुराने अवशेषों को जल्द ही अपना कदम उठाना चाहिए, बुजुर्गों में से एक ने अंधेरे से हंसते हुए कहा। अन्यथा जब दावत शुरू होगी तो हमारे लिए स्क्रैप भी नहीं बचेगा। लेकिन दूसरे ने जल्दी से चेतावनी दी, काउंट महा, अपनी जीत पर ध्यान दो। इस औरत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस तरह के लापरवाह चुटकुले आपके पूरे सदन को बर्बाद कर सकते हैं। काउंट महा ने तिरस्कार के साथ चेतावनी को लहराते हुए उपहास किया। बूढ़ा मूर्ख, आप सुंदर शब्द बोलते हैं लेकिन वे कुछ भी लायक नहीं है। चलो यहाँ खेल नहीं खेलते हैं। वह आगे झुक गया, उसकी टकटकी तेज थी। मुझे बताओ इस्टर के घर, क्या तुम इस दावत के हिस्से के लिए भूखे नहीं हो? अन्यथा दिखावा न करें। और एक चतुर हो सकता है लेकिन अंत में वह अभी भी सिर्फ एक लड़का है। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वह पतन की कगार पर एक साम्राज्य को एक साथ रख सकता है? मौन ने उसे उत्तर दिया। काउंट महा मुस्कुराया, बिल्कुल, हम सभी सच्चाई जानते हैं। क्रॉसब्रिज साम्राज्य टूट रहा है। यहाँ कौन इसका एक टुकड़ा नहीं चाहता है? मेरे सामने संत मत बजाओ। उसकी आवाज उठी काती हुई। यदि आपका हाउस सिस्टर वास्तव में इतना वफादार है तो ब्लूली प्रांत उसे लौटा दें। आगे बढ़ो, इसे वापस दे दो। देखते हैं कि क्या आप में हिम्मत है। उसकी हंसी तिरस्कारपूर्ण थी, तिरस्कार थूकती थी। मैंने ऐसा सोचा था, पाखंडियों, आप सभी। वाह, डॉट डॉट डॉट। सच्चाई स्पष्ट थी, उपस्थित परिवारों में से कोई भी वास्तव में और एक से नहीं डरता था। यहाँ तक कि जो लोग बाहरी रूप से वफादारी का दावा करते थे उन्होंने भी अपनी जेबें रिश्वत और उपहारों से भर ली थी। विलियम ने स्वयं इन लाभों को अपने हाथों से वितरित किया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार के समर्थन के बिना साम्राज्य रातों रात बिखर गया होता। यदि सोना और एहसान महान सदनों को अपनी जगह पर रख सकते हैं तो ऐसा ही हो। लेकिन पैसा कभी भी सच्ची वफादारी नहीं खरीद सकता। ये केवल एक धीमी मौत थी। साम्राज्य ने सिक्के से सिक्का बहा दिया। डॉट डॉट डॉट। एरेंडर सिटी में वापस किसी को भी और एक की अचानक बिक्री की उम्मीद नहीं थी। करों में 20% की कमी। इसने रईसों द्वारा चुपचाप तैयार की गई हर योजना को पलट दिया। आम लोग इस तरह के परिवर्तनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे। वाकपटु भाषणों को भूल जाओ, वादों को भूल जाओ। उनकी जेब में सोने के सिक्के किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलते थे। और एक ने उन सिक्कों को वापस कर दिया था। लानत है उस मूर्ख, एक भगवान ने अपने दांत पीसते हुए थूक दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उन गंदे अज्ञानी किसानों को सोने के सिक्के सौंपना ये ईश निंदा है। पागलपन, यह विश्वासघात है। वह उस अनकहे समझौते को तोड़ रहा है जिसे हम सभी वर्षों से सम्मानित करते आ रहे हैं। शक्तिशाली परिवारों में तेजी से आक्रोश फैल गया। योजनाओं को गति में लाया गया। वे औरिक को जनता के बीच पक्ष बनाने की अनुमति नहीं देंगे। उनका समाधान जल्दी आया, अफवाह है। उन्होंने ऑर्डन थियोक्रेसी के कानों में फुसफुसाते हुए उन्हें याद दिलाया कि कम कर का मतलब कम श्रद्धांजलि है। कम श्रद्धांजलि का मतलब था चर्च को कम प्रसाद दिया गया। और चर्च को उनके धन के खिलाफ अपराध से अधिक कठिन कुछ भी नहीं लगा। यह अकल्पनीय था। लाल वस्त्र पहने कार्डिनल ऑस्टिन खुद इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक, उन्होंने एक बार भी ऑर्डन थियोक्रेसी के हॉल में कदम नहीं रखा था। उन्होंने कभी कार्डिनल का अभिवादन नहीं किया था। उन्होंने कभी भी एक सम्राट से अपेक्षित सम्मान की पेशकश नहीं की थी। इस प्रकार रईसों ने अपना मौका देखा। वे औरिक को धर्मतंत्र के खिलाफ खड़ा करेंगे। लड़के सम्राट को जलने दो। हालांकि कुछ सदनों ने मौन को चुना। उनका निर्णय स्पष्ट था, वे औरिक के साथ खड़े होंगे। युवा होने के बावजूद उनका राजनीतिक कौशल दुर्जेय था। उन्होंने संसद में विपक्ष को कुचल दिया था। उसने डगमगाते घरों में डर पैदा कर दिया था। उन्होंने एक ही झटके में लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। हफ्तों में उन्होंने वह कर दिखाया जो कई शासकों ने वर्षों में कभी हासिल नहीं किया। और जिन्होंने सत्य को देखा था उन्होंने उस पर विश्वास किया। फिर भी वे भी झिझक रहे थे, चर्च की प्रतिक्रिया को देख रहे थे। बोर्ड सेट किया गया था, खिलाड़ी गति में थे और एरेंडर सिटी योजनाओं की एक कड़ाही बन गया। प्रत्येक गुट अपनी साजिश बुन रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने महल में लड़के के बारे में सोचा था। और एक इतना युवा अपने कंधों पर इतना कुचल हुआ भार कैसे उठा रहा था? डॉट डॉट डॉट। उन्होंने उसे चिंतित होने की कल्पना की। विनिद्र, साम्राज्य के बोझ तले कांप रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और एक के पास राजनीति के लिए समय नहीं था, कानाफूसी के लिए धैर्य नहीं। वह अकेला बैठा था, सम्राट के राजदंड पर आंखें टिकी हुई थी। आज के सैनिकों को बुलाओ। प्रकाश फट गया। उसके सामने 100 सैनिक दिखाई दिए, आधे मौलिक हत्यारे, आधे कयामत के दिन योद्धा। दिन ब दिन उनकी रैंक बढ़ती गई। पिछले कुछ दिनों में ही उनकी सेना में 300 से अधिक की वृद्धि हुई थी। और हर नए सैनिक के साथ और एक का आत्मविश्वास गहरा होता गया। हत्यारे शहर में फिसल गए, अदृश्य आंखें और कान। एरेंडोर सिटी में अब कुछ भी उससे बच नहीं पाया। रईसों ने योजना बनाई, घरों की साजिश रची, लेकिन और एक ने ये सब देखा। और जब समय आएगा तो उसकी गड़गड़ाहट उन पर भी पड़ेगी। उन गुटों के अलावा जो पहले से ही एरेंडोर सिटी के भीतर जमे हुए थे, अब अनगिनत बाहरी ताकतें थीं जिन्होंने शहर में भी अपनी पहुंच बढ़ाना शुरू कर दिया था। वे खुद को चतुर समझते थे। उनका मानना था कि वे किसी का ध्यान नहीं जा सकते हैं, इस भ्रम में अभिनय करते हुए कि उनकी गतिविधियां छिपी हुई हैं। लेकिन वे पूरी तरह से गलत थे। उनकी हर एक हरकतें, अंधेरे में हर फुसफुसाहट पहले से ही मौलिक हत्यारों की आंखों में स्पष्ट रूप से देखी और दर्ज की जा चुकी थी। और एक के लिए यह विकास कम से कम आश्चर्यजनक नहीं था। सच में वह वही था जिसने जानबूझकर आग की लपटों को हवा दी थी, जिस स्थिति को इस तरह से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। भेड़ियों को इकट्ठा करने के लिए किसी को केवल मोहक मांस का एक टुकड़ा फेंकने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक बार जब पहला चारा फेंका गया तो अधिक भेड़िए भूखे और हताश हो गए। उन सभी ने कल्पना की कि वे मांस के उस हिस्से को जब्त करने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहे कि सब कुछ दावत का हर कदम, हर भेड़िए की चाल और एक की पकड़ में थी। वह पीछे झुक गया, बस दुर्लभ विश्राम के एक पल का आनंद लेना शुरू कर दिया, जब अचानक उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। मैनहट्टन सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सम्राट अंक प्राप्त हुए 150,000। प्राप्त आइटम शॉप रिफ्रेश कार्ड गुना 2, शॉप एक्सचेंज कार्ड गुना 3। और एक ने पलकें झपकाई। एक बार फिर शॉप रिफ्रेश कार्ड दिखाई दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उसे एक नए प्रकार का खजाना भी मिला था जिसे शॉप एक्सचेंज कार्ड कहा जाता है। उसने अपना सिर खुजलाया, फिर मोटे तौर पर मुस्कुराया, अपनी खुशी को छिपाने में असमर्थ। 1,50,000 सम्राट अंक, ऐसा भाग्य मौलिक हत्यारों और प्रलय के दिन योद्धाओं की एक सेना का पोषण करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। और फिर शॉप रिफ्रेश कार्ड थे जिसने उन्हें और भी अधिक प्रत्याशा से भर दिया। अगर दुकान को फिर से ताज़ा किया जा सकता है तो शायद
शायद पूरी तरह से नए प्रकार की सेना दिखाई देगी। मौलिक हत्यारों ने पहले ही अपनी योग्यता साबित कर दी थी, उनके कौशल चुपके और उन्मूलन में अद्वितीय थे। डूम्सडे वॉरियर्स भी कम डरावने नहीं थे, युद्ध के मैदान में बख्तरबंद विशालकाय की तरह ऊंचे थे। यदि ये केवल शुरुआत होती तो दुकान आगे क्या बता सकती थी। अकेले विचार ने ऑरिक की नब्ज को तेज कर दिया। जहां तक नए खोजे गए शॉप एक्सचेंज कार्ड की बात है, उसे इसके असली उद्देश्य का हल्का संदेह था। शायद किसी दिन सिस्टम की दुकान में ऐसी वस्तुएं होंगी जिन्हें सीधे एम्परा पॉइंट्स के साथ नहीं खरीदा जा सकता था। जब वह दिन आएगा तो इन एक्सचेंज कार्डों का मूल्य निर्विवाद हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर ऐसी वस्तुओं को अभी भी अंकों के साथ खरीदा जा सकता है तो क्या होगा अगर उनकी कीमत खगोलीय थी। उस समय लागत को बाईपास करने के लिए एकल एक्सचेंज कार्ड का उपयोग करने में सक्षम होना priceless.freewebnovel.com होगा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब उसने डूम्सडे वॉरियर्स खरीदे थे तो लागत 20,000 सम्राट अंक थी। क्या होगा यदि अगले प्रकार की सेना की लागत और भी अधिक हो, 50,000, 1 लाख या अधिक। एक्सचेंज कार्ड के साथ उसके पास एक सुरक्षा जाल था। कीमत कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो, वह वस्तु को सुरक्षित कर सकता था। और एक धीरे से हंसा। हाँ, अच्छी चीजें, पूर्ण खजाना। शायद ये समय था, उन्होंने सोचा, अपनी मौजूदा इकाइयों, मौलिक हथियारों और डूम्सडे वॉरियर्स के आधार स्तर को उन्नत करने पर विचार करने के लिए। और सम्राट अंक के साथ उसने अभी अभी अर्जित किया था, वह निश्चित रूप से डुबकी लगाने का जोखिम उठा सकता था। थोड़े विचार विमर्श के बाद ऑरिक ने अपनी आज्ञा दी, सेना के स्तर को अपग्रेड करें। जब उन्हें पहली बार बुलाया गया था तो एलिमेंटल असैसिन्स और डूम्सडे वॉरियर्स दोनों ने एलीट रैंक के स्तर पर शुरुआत की थी। लेकिन अब ऑरिक भारी निवेश करने के लिए तैयार था। इस बार उन्होंने 2 प्रकार की टुकड़ियों में पूरे 50,000 सम्राट अंक डाले। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उनका शुरुआती स्तर एलीट रैंक स्तर 9 तक पहुंच गया, एलीट टियर का शिखर। बस थोड़े से युद्ध के अनुभव के साथ वे बहुत अच्छी तरह से विशेषज्ञ रैंक में प्रवेश कर सकते हैं। शायद पर्याप्त युद्ध और विकास के साथ यहाँ तक कि उच्च क्षेत्र भी पहुंच से परे नहीं थे, क्योंकि ये सैनिक स्थिर नहीं थे। जीवित प्राणियों की तरह हर लड़ाई ने उन्हें सम्मानित किया, उनकी ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके अलावा ऑरिक के भारी निवेश ने एक और लाभ लाया था, वह हर दिन जिन सैनिकों को बुला सकता था उनकी संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। इस दिन से एलिमेंटल असैसिन्स और डूम्सडे वॉरियर्स दोनों को प्रतिदिन 100 के बैचों में बुलाया जा सकता है। हालांकि जब उसने अगली आवश्यकता देखी तो वह थोड़ा भड़क गया। उनके बेस रैंक को और बढ़ाने की लागत अब आश्चर्यजनक रूप से 500,000 एम्परा पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। उनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने में समय लगेगा। फिर भी ऑरिक संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा कि अपने शेष बिंदुओं को कैसे वितरित किया जाए। जब उनके सामने एक नई अधिसूचना सामने आई, बधाई हो, आपने एक छिपा हुआ इनाम प्राप्त किया है, राजा की तलवारबाजी, साम्राज्य का अध्याय। ऑरिक के दिल की धड़कन रुक गई। एक छिपा हुआ इनाम, तो आज वास्तव में उनका भाग्यशाली दिन था। न केवल उसने मैनहट्टन सेना का सफाया कर दिया था, बल्कि वह सिस्टम के भीतर छिपे एक इनाम पर भी ठोकर खाई थी। एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान ने ऑरिक के होठों को छुआ, क्योंकि उसने उन्हें और अधिक बारीकी से निरीक्षण करने के लिए नए पुरस्कार खोले। साम्राज्य का अध्याय एक साधारण वस्तु के विपरीत, साम्राज्य का अध्याय एक भौतिक वस्तु नहीं थी। इसके बजाय ये सम्राट के राजधन की शक्ति के विस्तार के रूप में कार्य करता था। जब ऑरिक ने इसे सक्रिय किया तो उसकी आंखों के सामने एक पारभासी प्रकाश स्क्रीन सामने आई। साम्राज्य के अध्याय के इंटरफेस को 3 महान खंडों में विभाजित किया गया था। शाही अधिकार मंत्री, आम लोग, इनमें से किसी एक वर्ग में सुधार पूरे साम्राज्य की नीति और भाग्य को मजबूत करेगा। वह भाग्य बदले में ऑरिक तक विस्तारित होगा, जिससे उसकी क्षमता, उसके अवसर और यहाँ तक कि भाग्य के छिपे हुए स्ट्रोक भी बढ़े जो उसके मार्ग का मार्गदर्शन करते थे। यांत्रिकी मायावी, अस्पष्ट और मापने में कठिन थी, लेकिन ऑरिक की प्रवृत्ति ने उसे सच बता दिया। यह अनिवार्य रूप से उसके भाग्य की स्थिति में सीधी वृद्धि थी। और भाग्य सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि भाग्य क्या ला सकता है। मजबूत नियति का मतलब अधिक अनुकूल संयोग, अधिक समय पर खोजे, और शायद पूरी जीत का मतलब था जो अदृश्य ताकतों द्वारा उनके पक्ष में हो गई थी। हालांकि प्रत्येक अनुभाग को सक्रिय करने के लिए शर्तों को पूरा करना पड़ा। उदाहरण के लिए मंत्रिस्तरीय बोर्ड को अपनी शक्ति जगाने के लिए वास्तव में वफादार मंत्रियों की आवश्यकता थी। बदले में वे मंत्रीशाही भाग्य के आशीर्वाद से मजबूत होंगे। इसका मतलब यह था कि और एक वफादार नौकरों की एक अधिक परिषद बनाने के लिए मैकेनिक का उपयोग कर सकता था। उनकी क्षमता भाग्य के स्पर्श में ही खिल उठेगी और उनके प्रति उनकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। फिर भी और एक लापरवाह नहीं था। वह जानता था कि क्षमता उतनी ही मायने रखती है जितनी वफादारी। साम्राज्य अक्षम मूर्खों का समर्थन करने के लिए कीमती संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकता था, जिन्होंने चापलूसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। फिर भी वह पहले से ही अवसर देख सकता था। महासचिव विलियम और हेमरिंगर जैसे आंकड़े तुरंत दिमाग में आए। उनके पास पहले से ही काफी प्रतिभा थी। साम्राज्य के भाग्य के आशीर्वाद से उनकी ताकत और प्रभावशीलता केवल बढ़ेगी। इंपीरियल अथॉरिटी सेक्शन के बगल में अपनी टकटकी लगाते हुए उसने पाया कि यह कहीं अधिक सीधा था। सम्राट स्वयं जितना मजबूत होता गया, भाग्य का उतना ही बड़ा हिस्सा उसके पास प्रवाहित होता था। अंत में आम लोक वर्ग था, जो सीधे लोगों की इच्छा से जुड़ा हुआ था। और एक उस पर मुस्कुराया। क्रॉसब्रिज साम्राज्य के लोगों के दिल थे। अभी के लिए अनिर्दिष्ट छोड़ देना सबसे अच्छा है। फिर भी और एक का दिमाग संभावनाओं से घिरा हुआ था। साम्राज्य का अध्याय सरल से बहुत दूर था। यह एक ऐसा उपकरण था जो उनके शासनकाल को सूक्ष्म और गहन तरीके से आकार दे सकता था। एक ऐसे साम्राज्य की नींव जो स्वयं देवताओं को टक्कर दे सकता था। फिर ऑरिक ने अपना ध्यान दूसरे इनाम की ओर लगाया, राजा की तलवारबाजी। पहली नजर में ये भारी लग रहा था। इसे रैंक नहीं किया गया था, न ही इसमें भारी शक्ति की तत्काल भावना थी। लेकिन रैंक की कमी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था कि इसकी छत और इसकी मंजिल दोनों असंभव रूप से ऊंची थी। इसकी ताकत सीधे अविभाज्य रूप से स्वयं सम्राट से जुड़ी हुई थी। सम्राट की आभा, उपस्थिति, इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, राजा की तलवारबाजी उतनी ही तेज और अजेय होगी। राजाओं का हथियार, राजाओं के लिए ब्लेड की एक शैली जो सिंहासन के साथ साथ बढ़ी थी। ऑरिक ने विचारशील होकर इंटरफेस बंद कर दिया। आज की फसल जबरदस्त थी। मैनहट्टन सेना का पतन, सम्राट बिंदुओं की आमद, उसकी सेनाओं में उन्नयन, और अब छिपे हुए पुरस्कार। लंबे समय में पहली बार ऑरिक ने खुद को आराम करने और बेहोश मुस्कुराने की अनुमति दी। अभिव्यक्ति तेज और ठंडी दोनों थी। दुनिया खुद को भेड़ियों से भरी हुई मानती थी, चक्कर लगाती थी और मांस के स्क्रैप के लिए योजना बना रही थी। लेकिन सच तो यह है कि वे सभी पहले से ही उसके हाथ की हथेली में नाच रहे थे। ये तलवार कला, इसका लंबे समय तक अभ्यास किया जा सकता है।
केवल एक संक्षिप्त क्षण के चिंतन के बाद और एक पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। जब उसने बटलर ब्राउन को मारा तो और एक पहले से ही तलवार कला के संपर्क में आ गया था। हालांकि राजा की तलवारबाजी की तुलना में बटलर ब्राउन ने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया वे कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। पूरी तरह